तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक गेम जिसका नाम अबीस ऑफ द लेबरनीथ था उसे खेल रहा था और उसने डिफिकल्टी को चूज कर रखा था टर्न बेस्ड द मास्टर के अंदर। और वो इतना प्रो था कि उसने इस डिफिकल्टी के अंदर भी इस पूरे के पूरे गेम को कंप्लीट कर दिया। वहीं पर इस कारण से जो हीरो होता है वो भी काफी खुश हो जाता है और इसने डिफिकल्टी लेवल पर इस गेम को क्लियर करने की वजह से उसे एक न्यू अचीवमेंट टर्न बेस्ड मास्टर मिलता है। वहीं पर हीरो आगे ये कहता है कि क्या मुझे अगले बार इसके ऊपर एक और वॉक थ्रू की वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन तभी उसके सामने विंडो के अंदर ये अपीयर होता है कि क्या तुम इस गेम के फाइनल डिफिकल्टी डेवलपर को चैलेंज करना चाहते हो। इस पर हीरो इसके लिए मान जाता है। इस पर उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल एबिलिटी को चूज करना पड़ेगा। उसके गेम के अंदर उसे ये बताया जाता है कि उसने टर्न बेस्ड मास्टर की डिफिकल्टी को क्लियर करते हुए एक न्यू स्किल को अनलॉक कर लिया है जिसका नाम टर्न बेस्ड हावर क्लास है। इस स्किल को पहले हीरो ने कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वो काफी हैरान था, लेकिन वो फिर भी इस स्किल को चूज कर लेता है। वहीं पर वो अपने कैरेक्टर के बारे में बताता है जिसका नाम कैलेब था। वहीं पर उसे गेम शुरू करने से पहले उसे 10 विजडम पॉइंट्स मिलती है और वो उसके सारे के सारे पॉइंट को विजडम के अंदर लगाकर गेम को चालू कर देता है। और इसी के साथ ही उसके साथ कुछ भयानक होता है। वो इस गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर उसके सामने जो बंदा खड़ा था वो उसे गाली बकते हुए क्रिमिनल कह रहा था। ये सुनकर हीरो काफी हैरान हो गया। तो हाँ, आज से हम इस बंदे को केबल ही कहेंगे। ये सुनकर केबल काफी हैरान हो गया। वहीं पर उसे ये लगता है कि ये सारी की सारी चीजें सपना है। आखिर वो कैसे क्रिमिनल हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले एक गेम खेल रहा था। उसे जवाब ना देता हुआ देखकर और उसे हंसता हुआ देखकर उसके सामने वाला बंदा काफी गुस्सा हो गया और वो उसे सामने की तरफ फेंक कर यहाँ पर से जाता हुआ ये कहता है कि लगता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वहीं पर चोट लगने की वजह से केबल को ये एहसास होता है कि ये सपना नहीं है और वो जैसे वापस से खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है तो सामने एक पोर्टल मौजूद था। तभी एक ओल्ड मैन ने सभी को ये बताया कि तुम लोगों ने काफी बड़ा क्राइम करते हुए इस जगह पर आकर स्लेव बने हो, लेकिन तुम्हारे पास इस लेबरनथ के अंदर जाते हुए अपने किस्मत को चेंज करने का मौका मिलने वाला है। तुम सभी को मैजिकल वांड दे दिया गया है। अगर तुम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए इससे बाहर की तरफ आते हो तो, और तुमने जितने भी मॉन्स्टर को मारते हुए पैसे कमाए हुए हो, तुम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आजादी को पा सकते हो और साथ ही साथ तुम हमारे मैजिक अकेडमी के छात्र भी बन सकते हो। ये सुनकर केबल काफी हैरान हो गया। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये तो उसी गेम की सेटिंग है ना जिसे कि मैं खेला करता था। आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं गेम के अंदर कैसे आ सकता हूँ। तभी ऑर्डर मिलते के साथ ही इन लोगों की ग्रुप को बनाते के साथ ही इन्हें ग्रुप वाइज इस डंजन के अंदर भेज दिया गया होता है। केबल और 3 बंदों के साथ इस डंजन के अंदर आया हुआ था और वो इस बात से काफी परेशान था कि आखिर चल क्या रहा है। ये बात तो थी कि उसने जिस करेक्टर केबल को चूज किया था वो उसी के शरीर के अंदर आया है, लेकिन इस डंजन के अंदर जितने भी उसका सामना मॉन्स्टर से होने वाला है वो काफी पावरफुल होंगे क्योंकि मैंने हाईएस्ट डिफिकल्टी को चूज किया है। तभी वो आगे ये डिसाइड करता है कि वो अपने साथियों के पावर को चेक करेगा। तभी जो उनमें से एक उनका साथी होता है वो पागलों की तरह एक्ट करते हुए ये कहता है कि हमें डिवाइन पनिशमेंट मिली है, हम सारे के सारे लोग मारे गए हैं। उसकी बातों को सुनकर केबल काफी परेशान होता है। उनका एक साथी तो घबराते हुए नीचे की तरफ बैठ जाता है। वहीं पर एबल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन तभी जो उनका एक मोटा सा साथी था वो घबराता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर उनके सामने एक गोब्लिन आते हुए उस बंदे को मार गिराता है और वो काफी हंस रहा था। वहीं पर जो ये पागल बंदा था वो हंसता हुआ ये कहता है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। इनके टीम में एक लड़की भी मौजूद थी और वो अपने साथियों को मरता हुआ देखकर काफी घबरा जाती है। तभी एक स्पेयर उड़ता हुआ आकर उस पागल आदमी को खत्म कर देता है और ये कारनामा गोब्लिन ने करा होता है। ये देखकर केबल काफी परेशान हो जाता है।
तभी जो ये गोबलिन्स थे वो केबल के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो उसे खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी जो उसकी स्पेशल एबिलिटी टर्न बेस्ड हावर क्लास होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसके एक्टिवेट होने की वजह से 60 सेकंड तक टाइम फ्रीज हो जाएगी और केबल इसका इस्तेमाल करते हुए सामने वाले बंदों को मार गिराएगा और उसे 4 एक्शन पॉइंट से मिले होते हैं। वहीं पर ये बात बताई जाती है कि और ये इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है जैसे कि अभी हुई थी। वहीं पर जो 60 सेकंड की टाइमर थी वो शुरू हो जाती है और वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर जाती है। केबल को ये देखने को मिलता है कि जो स्पेस की टाइम है वो रुक चुकी है। वहीं पर वो इस स्किल के बारे में अच्छी तरीके से सोचता है और वो जैसे ही हल्का सा मूव करता है तो उसका एक एक्शन पॉइंट कम हो जाता है। इस पर केबल को ये एहसास हुआ कि मूव करने से उसका एक्शन पॉइंट कम होता है। तब उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके मूव करने से ही उसकी एक्शन पॉइंट खत्म होती है, ना कि बात करने की वजह से। वहीं पर जब वो अपने एबिलिटीज के बारे में चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके पास जो मैजिक वांड है वो फायर वांड है, इसलिए वो इस जगह पर स्पेल्स को कास्ट करता हुआ अपने बाकी बचे हुए तीनों एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए फायर बॉल कहता है और इसी के साथ ही उसकी एबिलिटी ऑफ होती है और उसके मैजिक वांड से सामने की तरफ एक जोरदार फायर बॉल निकलती है और वो दोनों गोबलिन मारे जाते हैं। ये देखकर ये लड़की काफी हैरान होती है। एबल भी इसकी वजह से काफी हैरान था कि आखिर वो इस सिचुएशन के अंदर कैसे फंस गया, लेकिन वो ऐसे मर नहीं सकता है। लेकिन ये बात काफी अच्छी होती है कि उसने गेम्स को खेल के इतना नॉलेज हासिल कर लिया होता है मैजिक के बारे में कि वो इसका इजीली इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि जो ये लड़की बची हुई है वो उसके साथ अच्छा खासा दोस्ती करेगा। लेकिन वो इससे पहले अपने बाकी मरे हुए साथियों के बैग्स को चेक करता है और वो उनके आइटम्स को लेकर उस लड़की से ये पूछता है कि जो तुम्हारे हाथ के अंदर जो वांड है आखिर वो कौन सी है। ये लेडी घबराते हुए ये कहती है कि मेरे पास लाइटनिंग शौक है, लेकिन मैंने पहले कभी भी वांड का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर केबल काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी चॉइस मौजूद नहीं है। अगर एक मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो तुम्हें हेजिटेट न करते हुए फौरन से उसके ऊपर अटैक करना होगा। ये लेडी इसके लिए मान गई। तभी एबल उससे ये कहता है कि चलो एग्जिट गेट को खोजते हैं। वहीं पर वो आगे रवाना होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जिस किसी ने भी मुझे इस गेम के अंदर भेजा है मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो कौन है, लेकिन मैं सरवाइव करके रहूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जिस वर्ल्ड के अंदर एबल आया हुआ है। कुछ सालों पहले अचानक से एक लेबरनाथ टावर अपीयर हुआ और उसके अंदर से मॉन्स्टर्स अपीयर होते हुए पूरे के पूरे सरफेस से एरिया को कवर कर लेते हैं और उसी कारण से काफी सारे एडवेंचर्स और मेजेस मारे जाते हैं। वहीं पर एबल इसी के बारे में सोचकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो वही लेबर नेट है जहाँ पर हम जैसा स्लेब्स को फेंकते हुए हमें हमारी गुनाहों की सजा मिलती है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि मुझे इन सभी जगहों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। तभी जो ये लेडी होती है वो एबल से ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा मेरी जान को बचाने के लिए। मेरा नाम यर्निल है। एबल ने उससे ये कहा कि शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम एबल है। तभी यर्निल ने आगे ये कहा कि एबल तुम अभी काफी शांत हो, लेकिन तुम शिप के अंदर तो काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। ये सुनकर एबल काफी परेशान हो गया और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हो सकते हैं जो कि मुझे पहले से जानते होंगे, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। यर्निल ने आगे ये कहा कि मैं पहले फेरी फॉरेस्ट के अंदर रहा करती थी, लेकिन उसके बाद मैं जॉब को खोजने के लिए आई, लेकिन अचानक से मैं जिस बंदे के साथ काम कर रही थी वो ड्रग डीलर निकला और इसी वजह से मुझे जानबूझकर केस के अंदर फंसाते हुए जेल के अंदर भेज दिया गया। वहीं पर उसे इतना बकवास करता हुआ सुनकर एबल उससे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी यर्निल एक ट्रैप के ऊपर पांव रख देती है और इसी के साथ ही
एबल की जो टर्न क्लास एबिलिटी होती है वो चालू हो जाती है। इस कारण से एबल को ये एहसास होता है कि यर्निल ने एक ट्रैप के ऊपर पांव रख दिया है, लेकिन वो परेशान न होते हुए ये एनालाइज करता है कि आखिर इसके अंदर ट्रैप्स क्या हो सकते हैं। उसने आगे ये बताया कि हम लोग पहले फ्लोर के अंदर मौजूद है। इसमें पहला ट्रैप दीवार से एरो निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर दीवार में होल्स ओपन नहीं हुए हैं और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर कोई भी होल मौजूद नहीं है, लेकिन उसके दो मूवमेंट करने की वजह से उसके दो एक्शन पॉइंट से गायब हो चुके थे। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये बताता है कि इन सभी फ्लोर के अंदर 4 टाइप के ट्रैप्स मौजूद होते हैं। पहला ट्रैप द राइजिंग स्पाइक ट्रैप होता है। इसमें नीचे की तरफ से एरो आते हुए तुम्हारे पाँव को जख्मी कर सकते हैं। दूसरा ट्रैप द एक्सक्लूसिव नेल ट्रैप होता है। इसके अंदर एक बड़े से एरिया के अंदर धमाका होता है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों काफी जख्मी हो जाएंगे। और तीसरा गैस ट्रैप होता है, जहाँ पर स्लीपिंग गैस बाहर की तरफ निकलती है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग गोब्लिन्स का चारा बन जाएंगे। और चौथा ट्रैप द फॉलिंग ट्रैप होता है, जिसमें तुम लोग नीचे की तरफ गिरते हुए सेकंड फ्लोर के अंदर चले जाओगे और अगर हम लोग वहाँ पर चले गए तो हमारा बचना नामुमकिन है। जबकि जो मेरी हावर ग्लास टेक्निक है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो मैं भी घटने के अंदर मौजूद हूँ। इसलिए मैं इस जगह पर अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। और वो फौरन से ये कहकर एर्नियल ने जिस ट्रैप के ऊपर पाँव रखा था उसके ऊपर वो अपना पाँव रख देता है और इसी के साथ ही साथ जो उसकी एक्शन पॉइंट थी वो भी खत्म हो जाती है। वहीं पर उसके अचानक से पाँव रखने की वजह से और उसके स्किल के ऑफ होने की वजह से टाइम वापस चलना शुरू कर जाता है। इसलिए उसके पाँव से फंसने की वजह से यर्निल सामने की तरफ गिरने लगती है। इसलिए वो एबल से आगे उससे ये पूछती है कि आखिर तुमने ये क्यों करा। एबल उसे ये बताता है कि तुमने एक ट्रैप के ऊपर पाँव रख दिया था और जैसे ही इसके ऊपर से पाँव हटाया जाता तो ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाता, इसलिए मैंने उसके ऊपर पाँव रख लिया, इसलिए मैंने इसके ऊपर पाँव रख दिया। ये सुनकर यर्निल हैरान होते हुए ये कहते कि क्या सच में जो मैंने किया मुझे इसके लिए माफ कर दो। तभी एबल उससे ये कहता है कि जो हमने रास्ते में बैरल देखा था क्या तुम उसे लेकर आ सकती हो। इस पर यर्निल इसके लिए मानते हुए उन बैरल्स को लाने के लिए चली जाती है। एबल ये बताता है कि उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर वो किसी हेवी ऑब्जेक्ट को इस ट्रैप के ऊपर रख देता है तो इन्हें टाइम मिल जाएगा यहाँ पर से जाने के लिए, लेकिन आधे घंटे बीत जाती है लेकिन यर्निल अभी तक आई नहीं होती है। इस कारण से एबल काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो यर्निल थी वो उस बड़े से बैरल को लेकर आ जाती है और वो उससे माफी मांगती है कि उसे आने में इतना टाइम लग गया। वहीं पर जो एबल था वो आगे इस बैरल को अपने पाँव के नीचे रख के उस जगह से दूर चला जाता है। वहीं पर वो आगे क्या ट्रैप था उसे चेक करने के लिए उस बैरल को दूर हटा देता है और उस बैरल के उत्ते के साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये तो नेल ट्रैप था, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि हम सरवाइव कर पाए और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे हावर ग्लास का, क्योंकि मैं इसके चलते पहले मूव कर सकता हूँ और मैं अभी के वक्त पर पहले फ्लोर के अंदर मौजूद हूँ, इसलिए मुझे जो 10-20 पॉइंट मिले थे वो काफी है। लेकिन मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं हावर ग्लास को अपने मर्जी से ओपन कर सकता हूँ या फिर स्पेल को कास्ट करने की वजह से मेरी एक्शन पॉइंट कंज्यूम होती है, उसे चेक करना होगा। तभी उसके सामने काफी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। उन्हें अभी देखकर एबल काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब ये चेक करने वाला है कि उसकी जो क्वेश्चन से उसका आंसर क्या है और वो अपने मन के मुताबिक हावर ग्लास को एक्टिवेट करते हुए स्पेल्स को क्रिएट करना चालू कर देता है और उसे ये पता है कि हर एक फायरबॉल स्पेल के लिए उसे एक एक्शन पॉइंट लगते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही वो 4 फायरबॉल को क्रिएट करता है और जैसे उसका हावर ग्लास बंद होता है तो उसकी जो अटैक्स होती है वो उन गोब्लिन्स को जाते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पर ये देखकर यर्निल काफी अमेज्ड हो जाती है और वो एबल से ये कहती तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो,
तुम तो बिना किसी चेंज किए हुए रैपिड कास्ट कर सकते हो, लेकिन मैं काफी कमजोर हूँ जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बनकर रह चुकी हूँ। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि वो ना ही मेज बन सकती है और वो ना ही वॉरियर बन सकती है, लेकिन वो एक एल्फ है, इसलिए वो पक्का इस जगह पर कुछ ना कुछ कर सकती है। वहीं पर वो यर्नेल से ये पूछता है कि आखिर तुम कितना दूर जंप कर सकती हो। यर्नेल ने यह बताया कि मैं फेरी फॉरेस्ट के अंदर 4 मीटर तक जंप कर सकती थी। ये सुनकर एबल हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी एजिलिटी है वो 5 से ज्यादा है। तभी एबल उन गोबलिन से छीने हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए एक धनुष बनाता है और वो यर्नेल को देते हुए ये कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। उसे लेकर यर्नेल ये कहती है कि बो का इस्तेमाल करना मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैं फेरी फॉरेस्ट के अंदर इसका काफी इस्तेमाल किया करती थी। तभी एबल उससे ये कहता है कि ये तो काफी अच्छा है, तुम मुझे पीछे रहकर कवर दे सकती हो, लेकिन क्या ये सही रहेगा कि तुम मुझे अपना वांद दे दो। उसकी बात को सुनकर यर्नेल उसे वांद दे देती है, लेकिन अभी यर्नेल को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो एबल को ये बताती है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। ये सुनकर एबल पीछे की तरफ देखता है तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। इस पर यर्नेल उसे ये बताती है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे उस तरफ से कुछ आवाजें आई। एबल उससे ये पूछता है कि तुम कुछ सेकंड के लिए अपने कान को ऑफ कर लो। उसकी बात को सुनकर यर्नेल अपने कान को ऑफ कर लेती है। एबल उससे ये पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सामने की तरफ कितने स्टोन्स मौजूद है जो कि अभी गिरे जिन्हें कि मैंने फेंका है। इस पर यर्नेल अपने कान को ऑफ करे हुए ये बता देती है कि उनकी संख्या 3 है और एबल ने भी 3 ही स्टोन सामने की तरफ फेंकी हुई थी। इससे एबल को ये एहसास हो जाता है कि यर्नेल के पास साउंड मैपिंग की एक एबिलिटी है जिसके कारण से वो किसी के मूवमेंट के आवाज को सुनकर उनकी पोजीशंस को डिटेक्ट कर सकती है। इसलिए एबल उससे ये पूछता है कि हमारे पीछे कितने लोग आ रहे हैं। यर्नेल ने ये बताया कि 4 लोग। इस पर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर अटैक करते तो हमारा सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो आगे की तरफ भागना शुरू कर जाते हैं जहाँ पर रास्ते के अंदर एक छोटी सी पानी वाली इलाके भी मौजूद होती है। वहीं पर एबल ये डिसाइड करता है कि वो लोग साइड में छुप जाएंगे। वहीं पर थोड़ी देर के बाद सामने की तरफ से 4 लोग आ रहे थे। उन्हें देखते के साथ ही एबल फौरन से उनके सामने कूद पड़ता है और वो उनसे ये पूछता है कि आखिर तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर सामने वाला जो बंदा होता है उसमें से एक बंदा एबल से ये कहता है कि हमें तुमसे कोई भी काम नहीं है, बस तुम उस एल्फ लड़की को हमारे हवाले कर दो। आप उसके रिएक्शन को देखकर ये जान सकते हैं कि आखिर उसकी नीयत क्या है। वहीं पर ऊपर से ये दिखाया जाता है कि ये लोग वही जगह पर रुके हुए थे जहाँ पर पानी मौजूद था। ये बंदा आगे ये कहता है कि अगर तुम उस लड़की को हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, और अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करने का सोच रहे हो तो जो हमारी शील्ड है वो इतनी पावरफुल है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो, और ना ही जो वो लड़की एरोज का इस्तेमाल करने वाली है वो भी हमारा कुछ उखाड़ सकती है। इसलिए लड़के हमारी बात को मानते हुए यहाँ पर से चले जाओ या फिर हमें ज्वाइन कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम 5 लोग मिलकर उस लड़की को शेयर कर सकते हैं। वहीं पर इस कारण से यर्नेल घबराते हुए एबल की तरफ देखती है, लेकिन एबल अपने मन के अंदर कुछ और ही सोच रहा था। उन्हें इन 4 लोगों के ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए वो उनसे आगे ये कहता है कि तुम लोग अपना बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। यह सुनकर यर्नेल काफी खुश हो जाती है। ये बंदा आगे ये पूछता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। एबल ने ये कहा कि मैं सीरियस हूँ। ये सुनकर ये बंदा भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक साथी को उनके ऊपर अटैक करते हुए एबल को मारने को कहता है। वहीं पर इसी के साथ ही एबल ने अपने हावर क्लास को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो ये कहता है कि अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। वहीं पर इसी के साथ ही वो एक प्लान बताता है जिसके लिए वो सबसे पहले लाइटनिंग वांड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें शॉक देगा। अगर वो नॉर्मली उसका इस्तेमाल करता तो एक ही बंदे को इफेक्ट पड़ता, लेकिन वो 4 बंदे पानी के अंदर मौजूद है, इसलिए उन 4
चारों लोगों को इस जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। और इसी के साथ उसने अपने एक एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ लाइटनिंग स्पेल को कास्ट कर दिया और वो इसी के साथ ही दूसरे एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और वो तीसरा फायर बॉल का जो अटैक होता है उससे पर्सनली उस मेन बंदे के ऊपर करता है और इसी तरीके से उसने चारों अटैक को रेडी करते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया। वहीं पर टाइम के एंड होते के साथ ही सबसे पहले लाइटनिंग मैजिक पानी के ऊपर जाकर लगती है। इस कारण से इन चारों बंदों को करंट पड़ता है और इन चारों का वेपन नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर ये चारों बंदे काफी हैरान हो गए। तभी जो एक फायर अटैक होता है वो सामने की तरफ लगते हुए धुआं ही धुआं कर देता है। तभी जो तीसरा फायर अटैक होता है वो सीधा जाकर उस मेन बंदे के ऊपर लगता है और इसी के साथ ही सामने की तरफ एक जोरदार धमाका होता है। तभी एबेल यर्निल को इशारा करता है और जो यर्निल होती है वो उनकी मूवमेंट को चेक करते हुए अपने एरो से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पर एबेल ये होप कर रहा था कि यर्निल के अटैक से ही वो सारे लोग मारे जाए, क्योंकि अभी एबेल का जो स्किल है वो अभी कूल डाउन के अंदर मौजूद था। इसलिए वो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए यर्निल से ये कहता है कि तुम सबसे पहले वाले वॉरियर को खत्म करो, लेकिन यर्निल उसे ये बताती है कि वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर एबेल भी काफी हैरान होता है। वहीं पर धुएं के हटने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो ही एरो का इस्तेमाल करते हुए यर्निल ने इन चारों लोगों को खत्म कर दिया होता है। एबेल यर्निल से ये कहता है कि यर्निल मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे काफी ज्यादा डरावनी थी। यर्निल घबराते हुए ये कहती कि नहीं मैं भी काफी घबराई हुई थी, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया। लेकिन जो इनका मेन बंदा था वो अभी तक जिंदा था, इसलिए वो खांसते हुए जाग जाता है। तभी एबेल उसके पास जाकर उससे ये कहता है तो तुम अब भी जिंदा हो। ये बंदा आगे ये कहता है कि आखिर ये क्या था, तुमने बिना किसी चेंटिंग के इतने मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर लिया, वो भी 3 मैजिक्स का। ये तो अनफेयर है, आखिर ये कैसे हो सकता है। एबेल ने उससे ये कहा कि आखिर ये अनफेयर कैसे है, तुम लोगों ने ये कारनामा चूज करने की कोशिश करी थी। ये बंदा ये कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैंने खुद से ये लाइफ को चूज करा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे स्लेव इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरे पास कोई भी मैजिक टैलेंट नहीं थी। अगर मेरे पास तुम्हारे जितना मैजिक टैलेंट मौजूद होता तो मेरी जिंदगी अच्छी होती। और वो इसी के साथ ही इस जगह पर मर जाता है। वहीं पर यर्निल उसके लिए माफी मांगते हुए ये कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये पहले बताया था कि मैंने उन सभी को मार दिया है। एबेल ने उससे ये कहा कि तुम माफी मत मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, लेकिन क्या ये सच में तुम्हारी ये पहली फाइट थी? यर्निल ने ये कहा कि हाँ, पहली दफा मैंने किसी इंसान को शूट किया है। एबेल ने ये कहा कि हाँ, ये भी मेरी पहली दफा है कि मैंने किसी इंसान के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया है। जो सर्वाइवल होती है वो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ती है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले इनके आइटम्स को चोरी कर लिया जाए। लेकिन एबेल अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि आखिर इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी आखिर मैं इतना शांत कैसे हूँ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि गोब्लिन्स का सामना करते हुए मेरा दिमाग कम पड़ चुका है। तभी जो यर्निल होती है वो इनके बैकपैक को लेकर एबेल के पास लेकर आती है। इस पर एबेल उससे ये पूछता है कि आखिर ये किसका है। यर्निल ने ये कहा कि शायद से उन्होंने किसी और एडवेंचर के बैग को चोरी किया होगा और वो जैसे इस बैग के आइटम्स को चेक करते हैं तो उन्हें इनमें से कुछ आइटम मिलता है, जैसे कि कुछ बुक, रस्सी और चाकू। तभी उन्हें इनमें से एक एफ रैंक के एडवेंचरर का सर्टिफिकेशन कंफर्म द लेटर मिलता है जिसके अंदर उसका नाम एविएशन होता है। उसे देखकर यर्निल ने ये कहा कि ये बंदा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एबेल ने ये कहा कि शायद से वो इस बैग का ओनर हो सकता है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि शायद से वो मारा गया होगा और इन लोगों ने उसके आइटम को चोरी कर लिया है। जबकि मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं गेम्स के अंदर काफी दफा मर चुका हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास हावर ग्लास की एबिलिटी नहीं होती तो आखिर मैं उन बंदों का
सामना कैसे करता और मैं इस एविएशन बंदे के तरह इस जगह पर मारा जाता। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आज मैं लक की वजह से जिंदा हूँ, इसलिए मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। वहीं पर वो इसी के साथ ही आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है और वो आगे ये कहता है कि मुझे और भी टेक्निक्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो चलो इस गेम वर्ल्ड का सामना किया जाए, लेकिन अब ये रियलिटी बन चुकी है, इसलिए मुझे रियलिटी की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग 12 घंटों से आगे की तरफ चल रहे थे और इस कारण से यर्निल काफी थक चुकी थी। इसलिए एबल उससे ये कहते हैं कि हम लोग हल्का सा आराम कर सकते हैं। ये सुनकर यर्निल काफी खुश हो गई। वहीं पर ये लोग एक जगह पर कैंप बना लेते हैं। वहीं पर यर्निल इनके लिए नाश्ता बनाती है और वो केबल को ब्रेड देते हुए ये कहती है कि तुम इसे खा लो। इसके लिए एबल उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी यर्निल एबल से ये कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी जान को दोबारा से बचाने के लिए। एबल ने उसे ये बताया कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा था, बल्कि तुमने सारे एनिमीज को मार दिया था। यर्निल ने ये कहा कि लेकिन अगर तुम उस लोगों के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो मेरा क्या होता। एबल ने उससे ये कहा कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ मैं कभी भी उन्हें धोखा नहीं देता हूँ। ये सुनकर यर्निल काफी इमोशनल हो गई और वो ये कहती है कि हाँ तुम एक सच्चे साथी हो। अच्छा ठीक है तुम पहले जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। यह सुनकर एबल बिना किसी शक के सोने के लिए चला जाता है और वो जैसे ही सोता है तो वो रेस्ट स्टेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे ये बताया गया कि वो लेवल 3 पे पहुंच चुका है। ये देखकर एबल काफी हैरान हो गया और उसने ये कहा कि तो स्लीप मोड के अंदर जाने के बाद मैं लेवल अप कर सकता हूँ। वहीं पर साथ ही साथ जो उसकी विजडम की पॉइंट थी वो 2 के साथ बढ़ जाती है। वहीं पर उसकी विजडम पॉइंट 12 थी। इसलिए एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे उस बंदे के शील्ड को तोड़ने के लिए 13 पॉइंट्स की जरूरत थी, इसलिए वो अपने 2 और पॉइंट को बढ़ा देता है। साथ ही उसे ये भी ऑप्शन मिला होता है कि वो यर्निल के स्टेट को चेक कर सके, इसलिए वो उसकी स्टेट को चेक करता है तो उसकी भी लेवल 3 हो चुकी थी और उसके पास भी 2 स्टेट पॉइंट एक्स्ट्रा मौजूद थी और उसकी एजिलिटी 9 की होती है। ये देखकर एबल ने ये कहा कि वो तो काफी अमेजिंग है। वहीं पर उसे ये देखने को मिलता है कि जो उसकी स्पेशल एबिलिटी है वो साउंड मैपिंग है। इसके जरिए वो अपने टारगेट की आवाज को सुनकर उनकी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकती है। तभी जो एबल होता है वो उसके 2 पॉइंट को एजिलिटी के अंदर ऐड कर देता है और वो जाग भी जाता है। वहीं पर जो यर्निल थी वो रात को इतनी देर तक जागने की वजह से काफी थक चुकी थी, इसलिए वो यर्निल को सोने के लिए कहता है। ये सुनते के साथ ही यर्निल फौरन से सोने के लिए चली जाती है, लेकिन वो जैसे थोड़ी देर बाद जाग कर देखती है तो जो एबल होता है वो उस बंदे के शील्ड को सामने दीवार पर लगा रहा था। इसलिए वो उससे ये पूछते कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। एबल ने ये कहा कि मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। अभी जो एबल होता है वो अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड के ऊपर अटैक करता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो शील्ड टूट जाती है। ये देखकर यर्निल भी काफी हैरान होती है, लेकिन वो फिर से सो जाती है। वहीं पर एबल उसे कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे सोया हुआ देखकर शांत हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही अगले दिन ये लोग फिर से आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। यर्निल ने एबल से ये पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें गेट को खोजने में कितना टाइम लगने वाला है। एबल ने यह कहा कि इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल लगता है। वो आगे ये बताता है कि जो गेट की लोकेशन होती है वो रेंडमाइज्ड होती है, इसलिए हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो कब मिलेगा। लेकिन जबकि मैं एक रिइंकार्नेटेड प्लेयर हूँ तो मेरी जो लक है वो काफी कम या फिर अच्छी भी हो सकती है, या फिर हमें हफ्तों लग सकते हैं उस गेट को खोजने के लिए। वहीं पर इसी के साथ हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यर्निल के साउंड मैपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग एग्जिट गेट को खोज लेते हैं, क्योंकि एग्जिट गेट के सामने 3 बंदे मौजूद थे और उन्हीं की आवाजों को सुनकर यर्निल यहाँ पर इन लोगों को लेकर आई हुई होती है। एबल अपने मन के अंदर यह कहता है कि उनके आइटम्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग हंटर्स हैं, इसलिए
हमें संभल कर आगे की तरफ जाना चाहिए। तभी जो एक द्वार्फ होता है वो उन्हें देखकर उनसे ये कहता है कि क्या तुम लोग इस जगह पर अकेडमी के स्लेव पार्टी से हो? एबल ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि वो लोग हमसे गुस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज कुछ गलत भी जा सकती है। ये द्वार्फ अपनी लड़की साथी से ये पूछता है कि एम्मा, आखिर अकेडमी ने लेबर नेट के अंदर इन स्लेव्स को कल कितने बजे भेजा था? एम्मा कहती है कि लगभग कल 10 बजे। इस पर ये द्वार्फ ये कहता है कि तो एक दिन हो चुके हैं और तुम लोगों ने एग्जिट तक पहुंचते हुए सरवाइव भी किया, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन जो तुम्हारे साथ ये एल्फ है उसने एक बो के लिए मैजिक को साइड पर कर दिया और जो ये इंसान है उसने इस जगह पर दोनों वांद को अपने पास रख रखा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी स्किल के ऊपर कुछ ज्यादा ही यकीन है। एबल ने हाँ में जवाब दिया। ये द्वार्फ ये कहता है कि ये काफी अच्छा है। चलो आगे बकवास नहीं करते, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास फायर बॉल वांद है ना? एबल ने हाँ में जवाब दिया। तभी ये द्वार्फ अपने एक और साथी जिसका नाम जिकल था उससे ये पूछता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? वहीं पर ये जिकल एक बीस्ट ह्यूमन था जो कि आगे ये कहता है कि हम लोग हमेशा यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते हैं। एम्मा ने भी ये कहा कि जबकि उसने ये कहा कि वो काफी कॉन्फिडेंट है तो चलो उसे अपने साथ मिला लेते हैं। द्वार्फ ने ये कहा कि लेकिन वो फिर भी एक स्लेव मेज है। इस पर उसके साथी उससे ये कहते हैं कि लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि एविएशन यहाँ पर से जा चुका है। एविएशन के बारे में सुनकर एबल काफी हैरान होता है। वो उनसे आगे ये कहता है कि क्या तुम लोगों ने एक मेज टीममेट को खो दिया है? इस पर ये द्वार्फ हाँ में जवाब देता है और वो ये कहता है कि उसका सामना ब्लैक हॉर्नेट के साथ हुआ था इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया और मैं उसे काफी माहिर मानता था, लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि वो सरवाइव नहीं कर पाया। ये सुनकर एम्मा उस द्वार्फ से ये कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो अभी तक मरा हुआ नहीं है, उसने अपने ऊपर सोल प्रिजर्वेशन स्पेल का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए अगर हम लोग रिसरेक्शन स्क्रोल का इस्तेमाल करें तो हम उसे रिवाइव कर सकते हैं। इस पर द्वार्फ ने ये कहा कि लेकिन हम लोग इस जगह पर उसे कहां पर से खोजेंगे? उनकी बातों को सुनकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि उन्होंने भले ही एग्जिट को खोज लिया है, लेकिन इस दरवाजे के पीछे एक ऐसा बॉस मौजूद है जिन्हें कि वो बिना किसी मेज की हरा नहीं सकते हैं। तो आखिर वो बॉस कौन सा हो सकता है? जबकि उनके पास क्लेरिक मौजूद है तो वो अनडेड नहीं होगा। अगर वो एक ट्रोल होता तो फिर भी वो उनका सामना कर लेते। हालांकि अगर वो एक फ्लाइंग टाइप का बॉस होता तो वो एयर नील के धनुष तीर बाण की स्किल्स के ऊपर नजर लगाते, लेकिन जबकि उन लोगों ने एक फायर बॉल इस्तेमाल करने वाले मेज के बारे में पूछा तो इसका एक ही आंसर हो सकता है और वो उनसे ये कहता है कि क्या उस दरवाजे के पीछे वेनोमिक स्पाइडर बॉस मौजूद है। ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो गए। एम्मा ने ये कहा कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? द्वार्फ ने भी उससे ये कहा कि तुम्हें एक स्लेव होने के बावजूद भी काफी नॉलेज है। एबल ने हाँ में जवाब दिया। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो वेनोमिक स्पाइडर होता है वो एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि अपने जहरीले वेब्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों की जान निकालता है और वो अपने पूरे के पूरे बेस के अंदर जालों को बिछा कर रखता है और वो काफी तेजी से अपने ऊपर अटैक करने वाले बंदों के ऊपर जालों से अटैक कर सकता है और उन्हें स्लो कर सकता है और वो जैसे उन्हें अपने जालों के अंदर फंसा लेता है तो वो फौरन से उन्हें खत्म कर सकता है और उनका सामना एक ही बंदा कर सकता है और वो है फायर मेज यूजर, क्योंकि वो बंदा अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर को जमीन के अंदर ला सकता है और उसे खत्म कर सकता है। वो आगे उनसे ये कहता है कि और अभी के वक्त पर मैं ही उसका सामना कर सकता हूँ। एम्मा ने अपने साथियों से ये कहा कि मैं बस यही कहूंगी कि इसे अपने टीम के अंदर ले लिया जाए। जिकल भी ये कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये बंदा काफी शार्प है। इस पर ये द्वार भी ये सारी की सारी चीजें सोचकर उनसे ये कहता है कि ठीक है, तुम दोनों हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एबल इसके लिए मना कर देता है। ये सुन ये लोग काफी हैरान हो गए। तभी यर्नियल एबल से ये कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एबल ने ये कहा कि क्या एक गोल्डन
गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा चांस है जिसके अंदर हम लोग बॉस को मारते हुए एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि वो लोग हमें नहीं बता रहे हैं। उस गेट का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 4 ही लोग उसके बाहर जा सकते हैं और वो गेट सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ओपन रहता है और वो अपने कलर को हरे से रेड के अंदर चेंज कर सकता है। और सामने की तरफ जो ये पार्टी है उनके अंदर 3 लोग मौजूद है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे के लिए जगह है। और उनके कहने का ये मतलब है कि यर्नियल, मुझे तुम्हें पीछे की तरफ छोड़ना होगा। यह सुनकर यर्नियल काफी परेशान हो जाती है। इस पर ये द्वार्फ उससे ये कहता है कि तुम तो काफी इम्प्रेसिव हो। मेरा मकसद इस चीज के बारे में छुपाना नहीं था, लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर देना। अगर मैं तुम दोनों को यहाँ पर से ले जा सकता तो मैं पक्का ले जा सकता, लेकिन अभी के वक्त पर हमें सिर्फ एक मेज की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें सरवाइव करने का चांस दे रहे हैं। तो क्यों ना तुम उस एल्फ लड़की को यहाँ पर से जाने दो। यह सुनकर यर्नियल घबराते हुए एबल की तरफ देखती है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो ये ऑफर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी एक स्लेव हूँ। अगर मैं इस डंजन से बाहर की तरफ निकल भी जाता हूँ तो वो फिर भी मुझे बाहर की तरफ फेंक देंगे, क्योंकि मैं एक स्लेव हूँ और मैं वापस से दूसरी यर्नियल को नहीं खोज सकता हूँ। इसलिए वो आगे उनसे ये कहता है कि मैं यर्नियल को अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर ये सारे लोग हैरान हो गए। एबल उनसे आगे ये कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना हमें तुम लोग हायर कर लो। ये द्वार्फ ये कहता है कि तो क्या तुम इस गेट के अंदर जाने से मना कर रहे हो पैसे के लिए? लेकिन ये ठीक है, आखिर तुम्हें कितना चाहिए? एबल ये कहता है कि 10,000 गोल्ड। ये सुनकर यर्नियल भी काफी हैरान हो जाती, क्योंकि ये काफी पैसा होता है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि हमने आज के दिन पर जितने भी आइटम्स को लूट करा है उनकी मिला के जो कीमत है वो 2,000 गोल्ड की होगी, लेकिन जो हमारी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें हटाने के लिए हम दोनों बंदों को 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि मिलाकर 6,000 गोल्ड होते हैं। अगर हमें 10,000 गोल्ड मिल जाते हैं तो हमारे लिए आगे जीवन जीना और भी इजी हो जाता है। वहीं पर जो ये लोग होते हैं वो आपस में ये बात कर रहे थे कि क्या उन्हें हायर करना चाहिए या फिर नहीं। एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि उन लोगों ने एक काफी महंगी प्रीस्ट को भी हायर किया है, इसलिए वो इस चीज को भी हायर कर सकते हैं। और ऊपर से ये बाहर की तरफ जाने के लिए काफी जल्दी में है और इसका कारण एबिसन है। उन्हें उसे रिवाइव करने के लिए रिवाइवल स्क्रॉल की जरूरत है, जो सोल प्रिजर्व द कॉर्प्स टेक्निक होती है। वो कुछ ही टाइम तक इस जगह पर सही रहती है, वरना वो इस जगह पर बेकार बन जाती है। इसलिए मेरे ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जी कल आगे द्वार्फ से ये कहता है कि तुम उसके ऑफर को एग्री कर लो, यहाँ पर और कोई मेज मौजूद नहीं है। तभी एबल आगे ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रिंसेस से एम्मा है वो इस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट स्वेयर को इस जगह पर क्रिएट करे। उसकी बात को सुनकर जो एम्मा होती है वो इस चीज के लिए मान जाती है और वो ये कहती है कि ठीक है, इस कसम को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन तभी जो ये द्वार्फ होता है वो बार्गेनिंग के अंदर उतर जाता है और वो एबल से ये कहता है कि 9,000 गोल्ड मिलेंगे। एबल ये कहता है कि नहीं, 9500 गोल्ड कॉइन। वहीं पर इनकी काफी देर तक बहस चलती है, लेकिन एबल के पीछे ना हटने की वजह से द्वार्फ को हार मानते हुए एबल को 9500 गोल्ड देने के लिए राजी होना पड़ता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसे एम्मा इस जगह पर क्रिएट करती है और वो उनसे ये कहती है कि यहाँ पर जो हमारी टीम है उन्होंने एबल और अर्निल को हायर किया है 9500 गोल्ड कॉइन के लिए। और इसकी टर्म सिंपल सी है, जो हमारी पार्टी है वो इस गेट को इस जगह पर लीव करेगी और अगर यहाँ पर पार्टी मेंबर में से कोई पार्टी मेंबर मारा जाता है तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम दोनों इस चीज के लिए कसम खाते हो? इस पर ये दोनों इसके लिए कसम खाते हैं और इसी के साथ ही ये लोग बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए बॉस मॉन्स्टर के कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। तो इसका एक ही मतलब है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो सीलिंग वेब के जरिए छिपा हुआ होगा। तभी एबल की नजर सामने की तरफ बम धमाके वाले बक्सेस के ऊपर पड़ती है, जिसके जरिए वो लोग बम धमाके कर सकते हैं। द्वार्फ आगे चलते हुए सबसे ये कहता है
कि तुम्हें संभल कर जमीन के अंदर चलना होगा क्योंकि ये काफी चिपचिपे हैं। तभी ये ड्वार्फ एबल को ऊपर वाले जालों को जलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा सा जाला इस ड्वार्फ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ड्वार्फ ने अपने बड़े से एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लिया और वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि जो स्पाइडर है वो ऊपर की तरफ मौजूद है, इसलिए हमें जाले को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे नीचे की तरफ लाना होगा। इस पर एबल परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसकी अटैक्स काफी तेज है, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, इसलिए कुछ भी स्ट्राइक्स उसके ऊपर लगती है तो उसका डैमेज काफी ज्यादा होगा। वहीं पर वो इसी के साथ ही हावर ग्लास को एक्टिवेट करते हुए अपने सारे एक्शन पॉइंट को खत्म करते हुए 3 फायरबॉल्स को क्रिएट करता है और वो इससे सीधा उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है और इस कारण से एक जोरदार धमाका होता है। वहीं पर ये देखकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि बिना किसी चेंजिंग के इसने इतने सारे अटैक्स कर लिए हैं। तभी एबल उनसे ये कहता है कि यही हमारा चांस है। वहीं पर ये सुनते के साथ ही जो यर्निल होती है वो गिरते हुए स्पाइडर के ऊपर काफी सारे एरोस से अटैक करती है। तभी जो स्पाइडर होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और इसी के साथ ही जो एबल होता है वो एम्मा से शील्ड को क्रिएट करने के लिए कहता है। वहीं पर वो जिकल से ये कहता है कि जैसे शील्ड को सामने की तरफ किया जाएगा तो तुम सामने की तरफ अटैक करने के लिए चले जाना, लेकिन जिकल ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो उसके 2-3 हाथ को काटते हुए सामने की तरफ निकल जाता है। इस कारण से ये स्पाइडर पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने पॉइजनस वेब से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने वाली होती है। ये देखकर जो एम्मा होती है वो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने शील्ड को ले आती है, लेकिन तभी एबल एक प्लान के बारे में सोचता है और वो अपने आइस वॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए आइस स्पेक से सीधा उस मकड़ी के पेट के ऊपर अटैक करता है, इसलिए वो जम जाता है। इसलिए वो कुछ टाइम तक आगे अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस जगह पर एम्मा को पीछने के हटने के लिए कहकर ड्वार्फ को उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन ये ड्वार्फ इसके लिए नहीं मान रहा था। लेकिन एबल गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए ये कहता है कि जैसा मैंने कहा वैसा करो। ये सुनकर ये ड्वार्फ उस स्पाइडर के पास जाकर जंप करता हुआ उसके आइस वाले इलाके के ऊपर अटैक करते हुए उसे 2 भागों के अंदर बांट देता है। वहीं पर ड्वार्फ ये कहता है कि फाइनली हमने ये कर लिया है। उन्हें इतना खुश होता हुआ देखकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि उन्हें खुश होता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर इनका दूसरा फेस भी क्रिएट हो सकता है। और वो जैसी ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर की तरफ उस स्पाइडर के काफी सारे अंडे मौजूद थे। जो एबल था वो अभी अपने वांस को पकड़ा हुआ था। इस पर यर्निल उससे ये पूछती है कि आखिर तुम अभी अटैकिंग पोजीशन के अंदर क्यों मौजूद हो। एबल उसे ऊपर की तरफ देखने के लिए कहता है। यर्निल जैसी ऊपर की तरफ देखती है तो वो जोरदार चिल्लाते हुए ये कहती है कि आखिर ये क्या है। उसकी आवाज को सुनकर ये हंटर्स भी ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो ऊपर इतने सारे अंडे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले अंडे थे वो इस जगह पर हिलना शुरू कर चुके थे। ये देखकर ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। एम्मा आगे ये कहती है कि किसी ने भी ये नहीं बताया था कि यहाँ पर इसका सेकंड फेज भी हो सकता है। ड्वार्फ ने ये कहा कि मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुन रखा था। तभी जो एबल होता है वो धमाके वाले बैरल को एरियल को लाने के लिए कहता है। ये सुनकर जो यर्निल होती है वो इस बैरल को घुड़कते हुए इनके पास भेज देती है, जो कि सीधा जाते हुए इस ड्वार्फ के पास चला जाता है। इस पर ड्वार्फ एबल से ये पूछता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे इसे फेंकना होगा, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि आखिर मुझे कहाँ पर एम करना पड़ेगा। तभी जो एबल होता है वो एम्मा को यर्निल के एरो के ऊपर वेपन लाइट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। यह सुनकर एम्मा इसके लिए मान जाती है और वो यर्निल के एरो के ऊपर अपने वेपन लाइट का इस्तेमाल करती है। इस कारण से ये एरो चपकना शुरू कर जाता है और जैसे ही यर्निल इसे ऊपर की तरफ फेंकती है तो ऊपर उन अंधों की तरफ काफी रोशनी हो जाती है। ये देखते के साथ इस ड्वार्फ को ये समझ आ जाता है कि आखिर उसे बैरल को कहां पर फेंकना है और वो इसी के साथ ही जो ड्वार्फ होता है वो काफी हिम्मत से इस बैरल को उनके नेस्ट की तरफ फेंक देता है। वहीं
वहीं पर ये देखते के साथ ही एबल अपने होवर ग्लास को एक्टिवेट कर लेता है और वो इसी के साथ ही अपने काफी सारे फायर बॉल को क्रिएट करते के साथ ही उस बैरल के ऊपर अटैक कर देता है और इस कारण से काफी जोरदार धमाका होता है। वहीं पर उसे फिर से बिना चेंट किए हुए स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए देखकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ये ड्वार्फ अपने मन के अंदर ये कहता है कि भले वो एक स्लेव है लेकिन जो उसकी टैलेंट है वो काफी टेरिफाइंग है। आखिर जो ये बंदा है वो कौन है? तभी जो इनकी बाहर जाने की जो रास्ता होती है वो खुल जाती है। ये देखकर सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो एग्जिट गेट है। एबल ने ये कहा कि ये फाइनली ओवर हो चुका है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि एक टीम के साथ काम करना ये काफी डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन ये काफी गुस्सा दिला देने वाली चीज है कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था। तभी जो जिकल होता है वो सीरियस टोन के साथ एबल से ये कहता है कि हे नए बंदे, सीरियसली आखिर तुम कौन है? तभी वो इस जगह पर चमकती हुई आंखों से ये कहता है कि जब तुमने अपने स्पेल को पॉइजन के ऊपर फेंका था तो मुझे ये लगा था कि तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। एबल ने उससे ये कहा कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मेरा सबसे पहले ख्याल ये था कि हम लोग सबसे पहले गेट को सिक्योर कर ले। इस पर जिकल ये कहता है कि हाँ, मैं यही करना चाहिए। तभी ये ड्वार्फ आगे ये कहता है कि लेकिन जो ये चीज थी वो काफी इम्प्रेसिव थी। तुम्हारे पास किसी भी नॉर्मल स्लेव से काफी ज्यादा एबिलिटीज मौजूद थी। आखिर तुम पहले क्या किया करते थे? एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं एक गेम एडिक्ट था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? वो आगे ये झूठ कहता है कि मैं म्यूजिक एकेडमी के अंदर एक स्लेव था। तभी ये बंदा आगे ये कहता है कि तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें बात करने के लिए रेडी नहीं हुए हो। मुझे ये लगता है कि शायद इसका कोई रीजन हो सकता है। तभी यर्निल आगे ये कहती है कि लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने बिना किसी चोटों के इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ड्वार्फ ये कहता है कि मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये लगा था कि तुम लोग पहले मारे जाओगे, इसलिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्री किया था। इस पर एबल उससे ये कहता है कि लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, जितना तुमने पैसा पे किया था तुम्हें उसका फायदा मिला है। ये ड्वार्फ आके ये कहता है कि हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर रखा है। एबल ने ये कहा कि हाँ, जो ये चीज है वो अभी ओवर नहीं हुआ है। तभी जिकल ये कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऑलरेडी गेट को खोज लिया है। एबल आगे ये कहता है कि जो ये सेटलमेंट है वो विलेज के अंदर कंप्लीट होती है। ये सुनकर यर्निल हैरान हो गई। तभी एम्मा ये कहती है कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो इस जगह पर गेट के बाहर जाने के बाद ही कंप्लीट होती है। जब तक कि ऐसा नहीं होता है ये फुलफिल नहीं हो सकती है। यर्निल परेशान होते हुए ये कहते हैं कि लेकिन जो गेट है वो हमारे सामने है, क्या हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं? एम्मा ने ये कहा कि हमने जो कसम खाई है उसे पूरे तरीके से फुलफिल किया जाएगा। इसके लिए तुम्हें और एबल को साथ में गेट के बाहर जाना पड़ेगा। यर्निल ने घबराते हुए ये पूछा कि अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एम्मा ने ये बताया कि अगर ऐसा होता है तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट है वो इस जगह पर टूट जाएगी। ये सुनकर यर्निल काफी परेशान हो जाती है। एबल ने उसे देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहा कि आखिर कौन ऐसा इंसान होगा जो कि 10,000 गोल्ड कॉइन को लेबर नथ के अंदर लेकर आता होगा। जो ये सारी की सारी सिस्टम ऐसी बनाई गई है कि जो भी वापस नहीं जा पाएगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं पर यर्निल एबल से ये पूछती है कि एबल, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? एबल ने ये कहा कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता था। जिकल आगे ये कहता है कि तो इसलिए इस बंदे ने इस जगह पर 9500 गोल्ड कॉइन मांगी थी। मुझे इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। तभी वो आगे एबल से ये कहता है कि तुम्हारी जो टैलेंट है वो काफी अच्छी है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मरना बेकार रहेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम वापस से विलेज के अंदर आकर इस ड्वार्फ से सारे के सारे पैसे ले लो। इस पर एम्मा उसे ये बताती है कि हमारे पैसे। तभी जो ये लोग होते हैं वो यहाँ पर से जाने ही वाले होते हैं कि तभी जो एबल होता है वो उन्हें रोकते हुए ये कहता है कि तुम लोग अपने साथी के बैकपैक को लेते जाओ जिसका नाम एविसन था। ये सुनकर ये तीनों लोग काफी हैरान हो गए। तभी जो ये एबल होता है वो उसके पास जाते हुए ये कहता है कि क्या ये एविसन का बैग है? जब मैं इसे पहली दफा देखा था तो मुझे ये फेमिलियर लग रहा था। एबल ने आगे ये कहा कि हमें ये बैग कुछ
स्लेब से मिले थे और हमें एविसन के शरीर के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ये सुनने को आया था कि दूसरे स्लेब्स ने उसे देखा था। इस पर ये लोग हैरान होते हुए ये कहते हैं कि वो ऐसा हुआ था। तब ये ड्वार्फ एबल से ये पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए। एबल ये कहता है कि मैं बस बैकपैक चाहता हूँ, यहाँ पर उसके जितने भी आइटम्स थे आप उन्हें ले जाकर उनके परिवार वालों को दे सकते हैं। ये सुनकर ये ड्वार्फ हैरान हो जाता है। तभी वो उससे आगे ये कहता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हें उसके सारे के सारे राशंस को देते हैं और तुम्हें ये बैकपैक देते हैं। उनकी बात को सुनकर एबल उनसे ये पूछता है कि आप वापस यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। ड्वार्फ ये बताता है कि हमें सबसे पहले दूसरे रिसरेक्शन स्क्रोल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने पहले वाले को ऑलरेडी यूज कर लिया है। एबल ने ये पूछा कि आखिर लास्ट टाइम क्या हुआ था। ये लोग ये बताते हैं कि एविसन एक और मर्तबा मारा गया था। एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि एविसन भाई तुम प्लीज लेबरनेथ के अंदर आया ना करो। तभी ये ड्वार्फ आगे ये कहता है कि लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो तुम एविसन से काफी ज्यादा अच्छे हो। वहीं पर जिकल ये कहता है कि मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि काश हम इस बंदे को पहले ही रिक्रूट कर लेते। वहीं पर वो सारे लोग तो एबल से बात कर रहे थे, लेकिन वो पूरे तरीके से यर्निल को इग्नोर कर देते हैं। इस कारण से यर्निल अपने सर को झुकाए हुए नीचे की तरफ देख रही थी। तभी वो अपने हाथ को खड़ी कर ये कहती है कि क्या आप लोग एबल को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर ये सारे के सारे लोग हैरान हो गए। यर्निल आगे ये कहती है कि यहाँ पर रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी बंदा मारा जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर हो जाएगी, लेकिन हम लोग जिंदा हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एबल है वो वापस जाकर 9500 गोल्ड कॉइन को लेकर एक फ्री सिटीजन बन सकता है और वो आपके पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी काफी अच्छी जिंदगी जी पाएगा। एम्मा उससे ये कहती है कि लेकिन तुम्हारा क्या अर्निल। अर्निल ये कहती है कि मैं सरवाइव कर लूंगी, लेकिन एम्मा उससे एक ट्रूथ बात बताती है कि तुम बिना एबल के अकेले सरवाइव नहीं कर पाती। ये सुनकर यर्निल ये कहती है कि हाँ मैं ये मानती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी एग्जिट गेट को ढूंढ नहीं पाऊंगी और मैं इस जगह पर मारी जाऊंगी, लेकिन फिर भी एबल ने मेरे साथ रहते हुए मेरी काफी हेल्प करी थी और मैं इसके लिए एबल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वो इमोशनल होते हुए ये कहती कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, इसलिए प्लीज तुम मेरे और खुद के बदले जियो। जो ड्वार्फ होता है वो यर्निल से ये कहता है कि अगर मैं नॉर्मली ये बताऊं तो लेबरनेथ के अंदर दूसरे बंदे को अपने पार्टी के अंदर ऐड करना ये काफी खराब होता है। यर्निल ये कहती है कि लेकिन एग्जिट रूम के बाहर ये ड्वार्फ ये कहता है कि मैं पहले तुम्हें एक ऐसा स्लेव समझ रहा था जिसे कि मैं बॉस को हराने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब जो सारी की सारी चीजें वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने ऑफिशियल पार्टी मेंबर के तौर पर चूज करता हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को एक चीज ऑफर करना चाहता हूँ। पहला, एबल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पार्टी के अंदर ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता हूँ। अगर तुम इसके लिए एग्री कर लेते हो तो तुम्हें 9500 गोल्ड कॉइन में से 25% पैसा मिलेगा। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी अच्छा ऑफर है। तभी यर्निल एबल से ये कहती है कि एबल मैं ठीक हूँ, मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ पर सरवाइव कर लूंगी, तुम मेरे चलते यहाँ पर मारे ना जाओ, इसलिए प्लीज नए पार्ट को यहाँ पर इस्माइल के साथ चालू किया जाए। तभी यहाँ पर एबल को ये बताया जाता है कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर तुम यर्निल के साथ अभी रुक जाते हो तो जो यर्निल का भरोसा है वो तुम्हारे ऊपर 100% हो जाएगा। यह सुनकर एबल काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर उसे आगे ये बताया जाता है कि अगर जो तुम्हारा ये ट्रस्ट है वो यर्निल के ऊपर 80% के आसपास रहता है तो तुम अपने बारी के अंदर यर्निल को कमांड कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे टर्न के एंड होने के बाद वो तुम्हारे बात का इस्तेमाल करते हुए अपने इच्छा से वो काम करेगी। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि क्या ये एक हिडन फीचर है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो गेम के अंदर भी जो एबिलिटीज होती है वो काफी तरीके से इवॉल्व होती है। यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। मुझे यहाँ
पर ऑफर मिला है कि मैं अपने पार्टी मेंबर को कमांड कर सकता हूँ। अगर मैं अपने टर्न में उसे कोई ऑर्डर देता हूँ तो वो उसके एंड में अपने मर्जी से उस ऑर्डर को फॉलो करेगी। लेकिन ये ऑफ कोर्स सी बात है कि वो बिना किसी बढ़ाई चढ़ाई बात के ऊपर एग्री कर लेगी। वहीं पर वो आगे इन सभी चीजों के बारे में सोचता है और वो ये कहता है कि यर्निल के साथ में रहने का ही मेरा काफी ज्यादा फायदा है। तभी जो द्वार्फ होता है वो एबल से ये पूछता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे और कुछ सोचने के लिए दो। वहीं पर वो इसी के साथ ही अपने आप को शांत रखने के लिए हावर ग्लास को ओपन कर लेता है और वो अच्छी तरीके से अपने मन के अंदर ये सोचता है कि आखिर कौन सा चॉइस मुझे ज्यादा बेनिफिट देगा। मुझे इसके बारे में केयरफुल रहना होगा क्योंकि मैं कोई सा भी डिसीजन लेता हूँ तो उसके चलते एक बटरफ्लाई इफेक्ट होगा जो हावर ग्लास का अपग्रेड है। और जो यर्निल की जो आर्चर की टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छी है। या फिर मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए इन पार्टी मेंबर्स का एक मेंबर बनते हुए बाहर की तरफ चला जाना चाहिए। वहीं पर इसी के साथ ही उसका जो टाइम था वो खत्म हो जाता है। वहीं पर वो आगे यर्निल के हाथ को पकड़ते हुए ये कहता है कि मैं आपके ऑफर को इज्जत करता हूँ लेकिन जो मेरा आंसर है वो हमेशा सेम रहेगा। मैं यर्निल के साथ बाहर की तरफ जाऊंगा। इसलिए जैसा कि हमने प्लान किया था आप लोग गेट के जरिए बाहर की तरफ जा सकते हैं। ये देखकर यर्निल काफी इमोशनल हो गए। ये द्वार्फ ये कहते कि क्या तुम सीरियस हो। एबल ने ये कहा कि हाँ मैं सीरियस हूँ। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर ये गेम भी होता तो मैं यही सेम चॉइस लेता। अगर मैं फ्यूचर को कंसिडर करूँ तो यर्निल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ये मुझे काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और ऊपर से मैं एक हार्टलेस इंसान नहीं हूँ। यर्निल उससे ये कहते कि एबल क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसे अकेला छोड़ना ये काफी अच्छा रहेगा कि मैं उसके साथ काम करूँ। तभी जो जिकाल होता है वो भी इमोशनल हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम काफी कूल हो। तभी जो एम्मा होती है वो आगे ये कहती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि म्यूजिक एकेडमी ने इस बार काफी अच्छे टैलेंट को खोजा है। मैं ये मानती हूँ कि मैं इस इमोशनल मोमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर तुम दोनों अकेले नेक्स्ट बॉस को कैसे हराओगे। एबल आगे ये कहता है कि इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि क्या आप हमें स्पाइडर के लाश को दे सकते हैं। इस पर ये द्वार्फ गुस्सा होते हुए ये कहता है कि तुम शांत रहो, जो इमोशन है वो इमोशन है लेकिन ये एक बिजनेस है। इस पर एबल उससे ये कहता है कि ठीक है मैं इसके बदले 1300 गोल्ड कॉइन देता हूँ, तुम मेरे 9500 गोल्ड कॉइन से इसे माइनस कर लेना। उसकी बात को सुनकर द्वार्फ इसके लिए मान जाता है। वहीं पर वो आगे यर्निल से ये पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है। इस पर यर्निल ये कहती कि मेरा नाम यर्निल है। यह सुनकर द्वार्फ उससे ये कहता है कि ओह प्रीति अर्निल। यह सुनकर यर्निल उससे ये कहते कि आखिर तुमने ये क्या कहा, मेरा नाम यर्निल है। द्वार्फ आगे ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो तुम दोनों लोग काफी अमेजिंग हो और ऊपर से एबल तुम बिना किसी चेंटिंग के 4 फायरबॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैं ये होप करूंगा कि तुम दोनों वापस जिंदा आओ। वहीं पर वो आगे यर्निल के पास जाकर उससे ये कहता है कि तुम इन पोशंस को रखो जिससे तुम अपने आप को हील कर सकते हो। इसके लिए यर्निल उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं पर जिकल एबल से ये कह रहा था कि मेरे पास कुछ देने को तो नहीं है लेकिन जब हम लोग टाउन के अंदर मुलाकात करेंगे तो हम साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे। वहीं पर इसी के साथ में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एम्मा होती है वो एबल से ये कहती है कि जब तुम लोग टाउन के अंदर आ जाओगे तो तुम लोग नाथानियल टेम्पल के अंदर आकर मुझे खोजना, मैं तुम्हें इसका रिवार्ड पर्सनली दूंगी। इसके लिए एबल उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर वो इसी के साथ ही यर्निल और एबल को एक ब्लेसिंग देती है जिस कारण से 12 घंटों के लिए इनकी जितनी भी स्टेट होती है वो 1 पॉइंट के साथ बढ़ जाती है और जितनी भी करप्शन की कर्ज होती है वो इनके ऊपर काम नहीं करेगी। वहीं पर इसी के साथ जो ये पार्टी मेंबर्स होती है वो उन्हें गुड लक करके यहाँ पर से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर से जाने से पहले जो ये द्वार्फ होता है वो इस जगह पर ई रैंक का मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करता है जिस कारण से ये चीज ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक और बंदा गेट के पास गया है। वो इसका इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि ये एग्जिट गेट बंद हो जाए और नेक्स्ट एग्जिट गेट यहाँ पर ओपन हो जाए। वहीं पर वो आगे जाने से पहले एबल को फाइनली अपना नाम बताता है और वो उससे ये कहता है कि मेरा नाम वर्ता
टाइटेनियम है और मैं तुम्हें इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बिलीव है कि तुम जरूर वापस जिंदा आओगे। और वो ये कहकर यहाँ पर से चला जाता है और ये गेट भी यहाँ पर बंद हो जाता है। वहीं पर यर्निल नीचे की तरफ बैठकर एबल से ये कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर सिर्फ हम दो बंदे साथ में मिलकर ही कैसे नेक्स्ट एग्जिट रूम को इस जगह पर क्लियर करेंगे। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये काफी रेकलेस था, लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारे पास इस गेमर का काफी तगड़ा गेमर मौजूद है जिसने की सारी चीजें को ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वहीं पर वो आके एरियल से ये कहता है कि तुम रो मत, हम लोग ये कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इसके लिए स्पाइडर के दांतों को बाहर की तरफ निकालना होगा। इसके लिए यर्निल इसके लिए मान जाती है। वहीं पर उसे ये बताया जाता है कि जो यर्निल की थ्रस्ट है वो एबल के लिए 100% हो चुकी है, इसलिए वो अब इस जगह पर यर्निल को कमांड कर सकता है। वहीं पर इसी के साथ जो यर्निल होती है वो स्पाइडर के दांतों को निकालते हुए ये कहते हैं कि एबल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस जगह पर आलसी नहीं बन रही हूँ और तुम जो कह रहे हो मैं वो काम कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम इस जगह पर मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो इन दांतों को बाहर की तरफ निकालने में? अगर तुम ऐसा करोगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि यर्निल तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, यहाँ पर किसी रीजन की वजह से ही मैं तुम्हें ये करने को बोल रहा हूँ, इसलिए तुम वेनम के दांत को बाहर की तरफ निकालो। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन जो आइटम को निकालने की जो सक्सेस रेट है वो डेक्सटेरिटी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि यर्निल की 2 है और मेरी 0 है, इसलिए वो और भी अच्छी तरीके से उसे निकाल सकती है। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ गलत हो सकता है। वह उसे फिर से ये बताया जाता है कि अब तुम यर्निल को कमांड कर सकते हो, लेकिन ऐसी वैसी कमांड नहीं। इसलिए एबल ये सोचता है कि चलो मैं ये चेक करता हूँ कि आखिर मैं किस तरीके से उसे कमांड कर सकता हूँ। वहीं पर जो यर्निल होती है वो 2 दांतों को बाहर की तरफ निकाल लेती है। वहीं पर एबल उसे आगे ये बताता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए पॉइजन एरो बना सकते हैं। वहीं पर यर्निल उसके पास आते हुए आगे ये कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पास ऐसे टैलेंट मौजूद है। एबल ने उसे खुश देखकर अपने मन के अंदर ये कहा कि वो थोड़ी देर पहले काफी रो रही थी, लेकिन वो काफी हंस रही है और जो उसकी स्माइल है वो मुझे काफी अच्छी लग रही है। मैं ये होप करूंगा कि वो इसी तरीके से हंसती रहे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर इस एपिसोड में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो फौरन से कल ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, इसलिए सपोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एबल ने यर्निल के 100% भरोसे को जीत लिया होता है, इसलिए वो उसे कमांड कर सकता है और यर्निल अपने इच्छा से उसके कमांड को मानेगी, लेकिन ऐसे वैसे कमांड को नहीं। इसलिए एबल ये डिसाइड करता है कि वो ये चेक करेगा कि यर्निल उसके कौन कौन से कमांड को मानती है। अब आगे वहीं पर इस एपिसोड के शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि एबल इन पॉइजनस फैंक्स के जरिए कुछ एरो को बनाता है और वो आगे यर्निल से ये कहता है कि जब तुम वेनमस फैंक्स को गोब्लिन के एरोज के साथ मिलाओगी तो ये एक पॉइजन एरोज बन जाएंगे। वो इन एरोज को यर्निल को देखकर ये बताता है कि तुम अब इसका इस्तेमाल करना। इस पर यर्निल ने ये कहा कि लेकिन हाँ मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों ने नए एरोज को क्रिएट किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एबल ने उसे ये बताया कि तुम पहले किसी को डैमेज इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि तुम्हारे पास जो आइटम्स थे वो काफी कमजोर थे और आर्चरी के अंदर आइटम्स काफी मायने रखते हैं। उसने आगे ये बताया कि हाँ अभी के वक्त पर हम लोग धनुष तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एरोज बना सकते हैं और वो पहले से काफी डिफरेंट होंगे। अगर तुम स्पेशल एरोज का इस्तेमाल करोगी तो तुम इस टूटे फूटे धनुष का इस्तेमाल करते हुए भी काफी पावर को अनलीश कर सकती हो। वो जाता हुआ ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो यर्निल मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि गेम के अंदर आइटम को क्राफ्ट करने के लिए डेक्सटेरिटी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जबकि यर्निल की डेक्सटेरिटी काफी कमजोर है तो वो इसे क्राफ्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी यर्निल इन्हें क्राफ्ट कर देती है। ये देखकर एबल उससे ये पूछता है कि आखिर तुमने
ऐसा कैसे किया? यर्निल ने ये बताया कि मैंने ध्यान से इसका इस्तेमाल किया और ये हो गया। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये कहना तो काफी आसान है, लेकिन अगर तुम अच्छे तरीके से अपने ताकत का इस्तेमाल न करो तो जो ये पॉइजन ग्लाइंड था वो अपने आप फटकर तुम्हारी भी जान ले सकता था। वहीं पर इस पॉइजन एरो की खासियत के बारे में बताया गया। पहला, इसकी डैमेज 9 की थी और जो इसकी पॉइजन डैमेज है वो 68 की है और ये इम्पैक्ट से एक पॉइजन गैस को छोड़ती है और कोई भी क्रिएचर इसे इनहेल करेगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा। वहीं पर आगे जाने से पहले एबल ने यर्निल से ये कहा कि जब तक मैं कमांड नहीं करूंगा तुम इसका इस्तेमाल मत करना। इस पर यर्निल इसके लिए मान गई। वहीं पर रास्ते का सीन दिखाया गया जहां पर एबल ने ये डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपेक्शन हावर ग्लास के नए फीचर का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ ही उसने अपने हावर ग्लास को एक्टिवेट कर लिया और उसने पहले एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए यर्निल को बैग के अंदर से पानी के बोतल को निकालने के लिए कहा, लेकिन उससे उसका एक्शन पॉइंट कंज्यूम नहीं होता है। ये देखकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसने कोई भी एक्शन पॉइंट को कंज्यूम नहीं किया। शायद से ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपने शरीर को मूव नहीं किया। वहीं पर इसी के साथ ही एबल का स्किल ऑफ हो जाता है। वहीं पर जो यर्निल होती है वो उसके बैग से पानी की बोतल को निकालकर एबल को देती है। तभी एबल उससे ये पूछता है कि आखिर तुमने अचानक से मुझे पानी का बोतल क्यों दिया? इस पर यर्निल ने यह जवाब दिया कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम्हें प्यास लग रहा होगा। एबल ने स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहा कि तो वो ऐसा सोचती है तो कॉमेट के अंदर ये अदर इफेक्ट लाएगी। तभी उसे नजर आता है कि कुछ गोब्लिन्स आ रहे हैं और इसी के साथ ही उसने फिर से अपने हावर ग्लास को ओपन कर लिया और उसने पहले एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए फायर बॉल से उनके ऊपर अटैक करता है और वो आगे ये कमांड देता है कि तुम पीछे वाले गोब्लिन के पाँव के ऊपर अटैक करो। वहीं पर स्किल के ऑफ होने के बाद यर्निल अपने आप एरो से उस गोब्लिन के पाँव के ऊपर अटैक कर देती है। इस कारण से ये गोब्लिन नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी एबल उस गोब्लिन के पास जाकर उसके सर को फायर बॉल के जरिए फोड़ देता है। उसने यर्निल से आगे ये पूछा कि आखिर तुमने गोब्लिन के सर के बजाय उसके पाँव के ऊपर क्यों अटैक करा? यर्निल ने अपने सोचते हुए ये बताया कि मुझे ये लगा कि उसके पाँव के ऊपर अटैक करना इजी होगा। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये तो बात सच निकली। अगर मैं अपने बारी के अंदर यर्निल को कोई ऑर्डर देता हूँ तो वो स्किल के ऑफ होने के बाद अपनी इच्छा अनुसार उस बात को मानेगी। लेकिन ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि जो मैं काम नहीं कर सकता हूँ वो ये काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी काम है जो कि वो नहीं कर सकती है। चलो इस चीज को चेक करते हैं। वहीं पर वो इस जगह पर यर्निल को अपने हावर ग्लास को ऑन करने के बाद कुछ अजीब से कमांड देता है, लेकिन यर्निल उसे फॉलो नहीं करती है। वहीं पर वो दोबारा अपने हावर ग्लास को एक्टिवेट करने के बाद यर्निल से ये कहता है कि तुम्हें जैसा मन हो तुम वैसा डांस कर सकती हो। और जो यर्निल होती है वो इस बात को मानती हुए खुद ब खुद काफी अच्छी तरीके से डांस करती है, लेकिन तभी वो शर्मिंदा होते हुए रुक जाती है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि तो ये ऐसा काम करता है। वो आगे जाते हुए ये कहता है कि चलो आगे की तरफ चलते हैं। वहीं पर फिर से हमें रास्ते का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल ये डिसाइड करता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यर्निल से पूछेगा। तभी वो अपने हावर ग्लास को ऑन करने के बाद यर्निल से ये पूछता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है तो मुझे इसके बारे में बताओ लेबर नथ के अंदर आने से पहले। वहीं पर उसके स्किल के ऑफ होने के बाद यर्निल अपने आप उससे ये बताती है कि जब हम लोग स्लेव शिप के अंदर मौजूद थे तो मैंने कुछ सुना था। तुम स्लेव इसलिए बने थे क्योंकि तुमने किसी का खून किया था। एबल जो कि पानी पी रहा था वो ये सुनकर चौंक जाता है। इस पर यर्निल ने उससे ये पूछा कि क्या तुम ठीक हो? एबल ने ये बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ। यर्निल आगे ये बताती है कि मुझे पहले ये लगा था कि तुम काफी डरावने होगे, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम वैसे नहीं हो। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुमने ये काम किया है तो इसका कोई ना कोई पर्सनल रीजन तो होगा ना। एबल ने झूठ बोलते हुए हाँ में जवाब दिया। यर्निल आगे ये बोलती है कि मुझे ये सुनने को आया था कि तुमने फोक्स ट्राइब के एक फीमेल वॉरियर को मारा था। एबल ने अपने मन
मन के अंदर ये कहा कि क्या एक फोक्स ट्राइब गेम के अंदर उन्हें म्यूजिक और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था और साथ ही साथ वो काफी खूबसूरत और काफी सिदक्टिव चार्म रखते थे। तभी यर्निल आगे ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि उसने आपके साथ कुछ न कुछ जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए मैं जिस एबल को जानती हूँ वो बिना किसी रीजन के कुछ गलत नहीं कर सकता है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि यर्निल तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। वो आगे जाते हुए ये कहता है कि तो इतनी सारी चीजें हुई थी। तभी यर्निल उसे ये बताती है कि और हाँ, मुझे ये भी सुनने को आया था कि तुम ईस्ट के सिटी में एक लेबर नथ एडवेंचर हुआ करते थे, इसलिए तुम्हें हमारे 4 के ग्रुप के अंदर ऐड किया गया था। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि तो मेरे इस शरीर के अंदर आने से पहले ये बंदा उस तरीके का हुआ करता था। तभी कुछ देर के अंदर फिर से एक एग्जिट गेट नजर आ जाता है। इस पर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि हम तो काफी लकी हैं। लेकिन तभी यर्निल को वहाँ पर एक बंदा दीवार से लटका हुआ दिखाई दिया। वहीं पर उसे देखकर इन लोगों को ये पता चलता है कि ये तो एविसन है और इसके ऊपर अभी के वक्त पर सोल प्रिजर्वेशन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो ग्लो कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सोया हुआ है और उसे देखकर ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो एक नोबल का बेटा है। इस पर एबल ने ये बताया कि जो सोल प्रिजर्वेशन मैजिक सर्विस होती है वो काफी महंगी होती है, उसे कोई भी स्लेव परचेस नहीं कर सकता है। इस पर यर्निल ने ये जवाब दिया कि मैंने इस टेक्निक को पहली दफा देखा है। एबल आगे ये कहता है कि अगर हम इस शरीर को बाहर की तरफ लेकर जाते हैं तो जो एविएशन की जो फैमिली है वो हमें काफी रिवार्ड दे सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसकी एक पाँव है वो मिसिंग है। तभी एबल आगे ये जवाब देता है कि मुझे साइड से कुछ चबाने की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें ये सुनाई दिया? यर्निल अपने कानों का इस्तेमाल करते हुए ये कहती है कि हाँ, वो काफी अजीब आवाज है। एबल ने उससे ये पूछा कि क्या पंख की भी आवाज है? यर्निल ने ये कहा कि नहीं, पंख की आवाज नहीं है। इस पर एबल काफी हैरान हो गया क्योंकि उसे ये बताया गया था कि ब्लैक हॉर्नेट ने ही एविसन को मारा है। तभी एबल आगे ये कहता है कि चलो आवाज की तरफ चलते हैं। इस पर यर्निल उससे ये कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो एक वॉल के पीछे जाकर इशारा करते हुए ये कहती है कि वो आवाज इधर से आ रही थी और वो आवाज ब्लैक हॉर्नेट के अंदर से आ रही थी जहाँ पर एक चूजा बैठा हुआ था। उसे देखकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसने अपने बच्चे को अकेले छोड़कर गायब हो गई। अगर यहाँ पर उस लार्वा के साथ किसी ने फाइट करी होती तो ये बच्चा भी यहाँ पर नहीं बचता, इसलिए मुझे काफी शक हो रहा है। शायद से यहाँ पर उसका सामना किसी ताकतवर बंदे के साथ हो गया होगा, इसलिए उसे रिट्रीट करना पड़ा। तभी वो हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। तभी वो यर्निल से ये पूछता है कि क्या यहाँ पर फिलहाल में कोई एडवेंचर मिसिंग हुआ था? यर्निल ने ये कहा कि मैं एक एडवेंचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे डिटेल्स में पता नहीं है, लेकिन मुझे ये सुनने को आया था कि मिस्टर बाइक ओतेक नाम का एक शख्स गायब हुआ था, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसने अपने साथियों के मारे जाने के बावजूद भी अकेले एक ब्लैक हॉर्नेट को हराया था। लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वहीं पर बाइकोटेक के बारे में सुनकर एबल काफी परेशान हो चुका था और वो अपने मन के अंदर ये कहता कि हमारा सामना उससे होने वाला है और एक मेज का उससे सामना कर पाना काफी मुश्किल है। उसे खामोश देखकर यर्निल ने उससे ये पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एबल ने उससे ये पूछा कि यर्निल, क्या तुमने कभी एक पोजेस्ड एडवेंचरर के बारे में सुना है? यर्निल ने ये कहा कि नहीं। एबल ने ये कहा कि तुमने इसके बारे में नहीं सुन रखा होगा क्योंकि लेबरनथ के अंदर ये काफी यूनिक होती है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने गेम्स के अंदर काफी सारे डंजन्स को क्लियर किया था, लेकिन उतने टाइम क्लियर करने के बाद एक ही दफा मेरा सामना फ्लोर 1 के एग्जिट बॉस का साथ हुआ था, जो कि एक पोजेस्ड एडवेंचरस था। उसे कि इस लेबरनथ के मास्टर ने कैप्चर कर रखा था और उसने उस बंदे को कंट्रोल करते हुए अपना एक सर्वेंट बना लिया था, जो कि मास्टर के कंट्रोल में आने के बाद काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए उसका सामना कर पाना काफी मुश्किल होगा। वहीं पर वो इसके बारे में सोचता हुआ ये कहता है कि ये एक बुरे सपने की तरह है। उसे परेशान देखकर यर्निल भी रोते हुए ये कहती है कि तो क्या हमारा काम खत्म हो चुका है? उसे
उसे घबराया हुआ देखकर एबल काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो उससे ये कहती है कि यार दिल तुम परेशान मत हो, हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये काफी टफ सिचुएशन है, लेकिन हम लोग साथ में रहकर काम कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर यर्निल रोना बंद कर देती है। एबल आगे ये कहता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस कैफे का स्टाफ वर्तानेन से ये कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। वर्तानेन गुस्सा होते हुए उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। स्टाफ ने ये कहा कि ये तो बकवास है कि वहाँ पर एक बिना चेंज करने वाला कास्टर हो सकता है, क्योंकि वो 100 सालों में से एक दफा ही आते हैं। वर्तानेन ने ये कहा कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ठीक है, तो मेरे ऊपर भरोसा मत करो। स्टाफ ने ये कहा कि ठीक है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम वापस जिंदा आए हो और मेरे लिए यही चीज मायने रखती है। तभी वो वर्तानेन को इंतजार करने को कहकर उसके लिए एक ड्रिंक लाता है। वर्तानेन ने ये कहा कि आखिर ये क्या है, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। स्टाफ ने ये कहा कि तुमने तो इस जगह पर बिना कुछ कहे ही ऑर्डर कर दिया था ना, इसलिए जल्दी करो और इसे पियो और बकवास मत करो। इस पर वर्तानेन गुस्सा तो होता है, लेकिन वो ड्रिंक कैसे छोड़ सकता था। तभी ये स्टाफ उससे ये पूछता है कि आखिर जिकल के बारे में क्या, वो कैसा है। वर्तानेन ने ये बताया कि वो उतना भी बुरा नहीं है, हाँ उसके पास एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जो उसकी स्किल्स है वो काफी अच्छी है। स्टाफ ने ये कहा कि ऑफ कोर्स मैंने जितने बंदों को तुमसे इंट्रोड्यूस कराया था वो सारे प्रोमिसिंग थे, जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो वो जरूर इस जगह पर मिस्टर बाइक ओतेक के रास्तों पर चलेंगे। वर्तानेन हंसते हुए ये कहता है कि जो बाइक का अटैक है वो काफी ज्यादा लेजेंड माना जाता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो पीछे से अटैक करने में काफी माहिर है। लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि वो लेबरनथ के मास्टर के द्वारा पकड़ा गया। स्टाफ ने भी ये कहा कि हाँ ये काफी बुरी बात है। वर्तानेन ने ये कहा कि लेकिन ये उन बंदों के लिए काफी ज्यादा बुरी बात होने वाली है जिनका की सामना बाइक ओतेक से एक बोझ की तरह होगा। तभी यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, उनमें से एक लेडी वर्तानेन से ये कहती है कि मेरा बेटा अवेसन कहाँ पर है, क्या ये सच है कि वो मारा जा चुका है। वर्तानेन ने उन्हें ये जवाब दिया कि हाँ वो मारा जा चुका है। जब हम लोग एग्जिट को सर्च कर रहे थे तो वो अकेला सामने की तरफ गया था और वो ब्लैक हॉर्नेट के हाथों मारा गया। ये सुनकर ये लेडी काफी इमोशनल हो जाती है और वो गिरने लगती है, लेकिन उसके साथ वाला बंदा उसे गिरने से बचा लेता है। ये लेडी आगे ये कहती है कि मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम्हें उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा बंदा ये कहता है कि माँ जो उसकी सोल है उसे अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है, इसलिए अभी शांत होकर वर्तानेन की स्टोरी के बारे में सोचते हैं। ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि वर्तानेन के चक्कर में अवेसन मारा नहीं गया होगा। वहीं पर वो आगे काफी सीरियस लुक के साथ कुछ बातें बोलता है और वो ये कहता है कि मैं ये होप करूंगा कि तुमने उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखा होगा ताकि तुम उसे अच्छी तरीके से रेस्क्यू कर पाओ। इस पर वर्तानेन ने ये बताया कि जो सोल प्रिजर्वेशन की मैजिक है वो 1 हफ्ते तक चलती है, इसलिए एविसन को रिसरेक्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो रिसरेक्शन स्पेल है वो 2 दिनों के बाद हमारे पास आएगा, तब जाकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बंदा ये कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास काफी कम टाइम है, क्या तुम जल्दी एविसन को खोज नहीं सकते हो। वर्तानेन अपने पास से एविसन का कार्ड निकाल कर ये बताता है कि मैं इसके ऊपर ट्रैकिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे ट्रेस कर सकता हूँ। वो बंदा उससे ये बोलता है कि तो क्या तुमने उसके कार्ड को ऑब्टेन करने में कामयाबी हासिल कर ली। वर्तानेन ये कहता है कि नहीं, एक जीनियस मेज ने मेरी हेल्प करी थी। ये सुनकर ये बंदा हैरान हो जाता है। तभी ये स्टाफ ये बताता है कि वर्तानेन ने मुझे ये बताया था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई थी जो कि बिना चेंज किए हुए स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता है। वर्तानेन गुस्सा होते हुए उससे ये कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं इस जगह पर सच कह रहा हूँ। तभी ये बंदा ये कहता है कि अब जोक करने का वक्त नहीं है। वो लेडी ये कहती है कि क्लोरेंस, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो ये लोग मेज के बारे में बात कर रहे हैं वो एविसन के कॉर्प्स को
वापस ला सकते हैं। इस पर वर्तानेन ने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसके पार्टी के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। क्लोरेंस ने ये कहा कि वो भी स्लेव पार्टी के अंदर 2 ही मेंबर्स हैं, इसलिए मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम उससे ये कहती है कि अभी बकवास करने का टाइम नहीं है, हमें इसके बारे में सुनना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो एविसन को लाने के बदले कितना रिवार्ड ले, मैं वो देने के लिए रेडी हूँ। वहीं पर उनकी ये बात को सुनकर साइड में बैठा हुआ मगरमच्छ की आंखें चमक जाती है और वो उनके पास जाता हुआ उनसे ये कहता है कि मैडम आखिर आप कितना पेमेंट करने वाले हैं? हम लोग पहले 3rd फ्लोर तक गए हुए हैं, इसलिए हमें हायर कर ले। उसकी बात को सुनकर क्लोरेंस गुस्सा होकर उससे ये कहता है कि तुम शांत हो जाओ। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर ये मगरमच्छ घबराता हुआ वापस से अपने साथी के पास भाग जाता है। क्लोरेंस आगे अपनी मॉम से ये कहते हैं कि अगर आप सारी चीजों को पैसों के जरिए तोलने की कोशिश करेंगे तो अजीब तरह के लोग इन सभी मुद्दों के अंदर घुस पड़ेंगे। तभी मॉम आगे ये कहती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आखिर कौन तुम्हारे भाई को खोजेगा? क्लोरेंस आगे ये कहता है कि ठीक है, मैं वर्तानेन के साथ पर्सनली जाऊंगा। वर्तानेन ये कहता है कि अगर एक 5th फ्लोर का मेज हमारे साथ आएगा तो ये काफी अच्छा रहेगा। क्लोरेंस आगे ये कहता है कि वो मेरा भाई है, इसलिए मैं पर्सनली उसे लेकर आऊंगा और साथ ही साथ जो वो जीनियस मेज है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं पर इसी के साथ ही में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग कैंप बनाए बैठे हुए थे। एबल ने आगे यर्नील से ये कहा कि हमें इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। यर्नील ने यह कहा कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? एबल ने यह कहा कि अगर हम लोग द्वार्फ पार्टी का इंतजार करेंगे तो 2 दिनों के अंदर जो कैटरपिलर है वो इस जगह पर मारा जाएगा। जो कैटरपिलर है वो 1st फ्लोर के मॉन्स्टर का बच्चा है और उसी के सेंट के कारण से जो बाकी के मॉन्स्टर्स है वो इस फ्लोर के अंदर नहीं मांग आ रहे हैं। अगर वो सेंट गायब हो जाएगी तो सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएंगे और ये चीज हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। इस पर यर्नील ने आगे ये कहा कि क्या हमें नेक्स्ट एग्जिट रूम का इंतजार करना चाहिए? एबल ने ये कहा कि नहीं, अगर जो बाइक होता है कि वो सच में यहाँ पर है तो हम लोग 1st फ्लोर पार्टी के होने की वजह से उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट गेट का इंतजार करना ही इम्पॉसिबल है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि हमारे पास सबसे बेहतर प्लान ये है कि हमें बाइक अटैक को हराते हुए एस्केप करना होगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास काफी ताकत है। तभी यर्नील एबल से ये कहती है कि क्या हम सच में बाइक अटैक को हरा पाएंगे? एबल ने स्माइल करके ये कहा कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट है। यर्नील ने ये कहा कि आखिर वो क्या है? मैं तुम्हारे हर किसी कमांड को मारने के लिए रेडी हूँ। एबल ने ये कहा कि क्या कुछ भी? यर्नील ने हमें जवाब दिया। ये सुनकर एबल काफी खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि तो ठीक है, हमें काफी रफ प्लान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही एक जोरदार धमाके को दिखाया जाता है। उसे देखकर कुछ गोब्लिन काफी घबरा जाते हैं। तभी उनके ऊपर लाइटनिंग अटैक होता है और वो लोग मारे जाते हैं और ये अटैक करने वाला हमारा एबल होता है, जिसके दोनों हाथों के अंदर फायर वांड और लाइटनिंग वांड मौजूद था। वो आगे ये कहता है कि तो इसी के साथ ही हमारी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होती है। चलो, काफी 100 गोब्लिन्स को इसी तरीके से पकड़ते हैं। उसके इस रूप को देखकर यर्नील घबरा जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एबल रुकने वाला कहा। वो फायर पावर और लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लोर के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी तबाही मचाना शुरू कर जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं 5 लेवल के अंदर पहुंचने ही वाला हूँ। अगर मैं इसी तरीके से गोब्लिन्स को मारता जाता हूँ तो मैं जल्दी ही 5 लेवल के अंदर पहुंच जाऊंगा और मैं 5 लेवल के अंदर पहुंचना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एक माइल स्टोन होती है जहाँ पर जब तुम पहुंच जाते हो तो तुम एक और स्पेशल एबिलिटी को सीख सकते हो। वहीं पर इसी के साथ ही इतने सारे गोब्लिन्स को मारने की वजह से उन्हें काफी सारे मैजिक स्टोन्स भी मिलते हैं जिससे कि वो बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही एबल ने आगे यर्नील से यह कहा कि अब हम लोग गोब्लिन सोर्सरर को मारने के लिए जाने वाले हैं। यर्नील थकी हुई थी, लेकिन जबकि उसने एबल से वादा किया था कि वो उसकी सारी कमांड मानेगी तो वो इसके लिए मान जाती है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि
मुझे गोब्लिन सोर्सरर को इसलिए मारना है क्योंकि उसे मारकर हम लोग काफी अच्छे स्क्रोल्स को जीत सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही एबल आगे की तरफ दौड़ लगा देता है। फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैंप पर आ चुके थे। एबल ने यर्निल को उसके काम के लिए तबाही देता है। वहीं पर जो यर्निल थी वो थकी हारी सोई हुई थी। एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो सारी की सारी तैयारी है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तभी यर्निल थकी हुई हालत में एबल को ये बताती है कि जो कैटरपिलर की जो सांसों की आवाज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एबल ने ये कहा कि वो अभी जिंदा है लेकिन वो कल के दिन पर जरूर मारी जाएगी। इस पर यर्निल ये कहती है कि क्या हमें अवियासन को उसे खिला देना चाहिए। उसकी ऐसी हालत को देखकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया है। तभी एबल आगे उससे ये कहता है कि जिसके ऊपर सोल प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया गया है उससे छेड़खानी करना वो काफी बड़ा क्राइम माना जाता है। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि हमारे पास वो सारे के सारे आइटम्स मौजूद हैं जिसे कि हमें चाहिए था। वह पर यर्निल उसे ड्रम के साथ कुछ करता हुआ देखकर उससे ये पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। एबल ने ये कहा कि इस पर एबल ये बताता है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं वाटर के अंदर सारे के सारे ओक को भर दूं। इस पर यर्निल ने ये कहा कि तो तुम्हारा ये भी एक प्लान है। एबल ने ये बताया कि हाँ ये सच है और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो चलो सोने के लिए। ये सुनकर यर्निल काफी खुश हो जाती है। तभी वो आगे ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी गार्ड की ड्यूटी है उससे आज चेंज किया जाए। लेकिन तभी एबल बिस्तर बिछा के सोता हुआ ये कहता है कि मैं पहले सोऊंगा। इस पर यर्निल काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसे घूरते हुए उससे ये कहती है कि क्या सच में तुम्हारी जो पॉइंट होती है वो तो हमेशा सच होती है ना। उसके इस डरावने से लुक को देखकर एबल घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं पहले सोता हूँ तो मैं लेवल अप करते हुए काफी प्लान्स बना सकता हूँ। इसलिए वो आगे यर्निल से ये कहता है कि हाँ यर्निल, अगर तुम अभी गार्ड ड्यूटी करती हो तो इसके बदले में 30 मिनट तक एक्स्ट्रा ड्यूटी करूंगा। ये सुनकर यर्निल काफी खुश हो जाती है और वो ड्यूटी के लिए जाते हुए ये कहती है कि ठीक है तुम शांति से सो। एबल आगे ये कहता है कि ठीक है मुझे 2.5 घंटे के बाद उठा देना। वहीं पर इसी के साथ ही वो रेस्ट मोड के अंदर चला जाता है। इसी के साथ ही वो लेवल 5 पर भी पहुंच जाता है और यर्निल भी लेवल 5 पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही उसे ये मौका मिलता है कि वो एक नए स्पेशल एबिलिटी को चूज कर सकता है। वहीं पर इसी के साथ ही में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एबल यर्निल को यह बताता है कि तो हाँ अब हम लोग एग्जिट रूम की तरफ जाने वाले हैं। यर्निल घबराते हुए उससे ये पूछती है कि एबल मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रही हूँ लेकिन क्या सच में तुम बॉस को हरा सकते हो। एबल ने यह कहा कि तुम मेरे ऊपर शक मत करो, तुमने अभी सारी की सारी चीजें नहीं देखी है और ये बात सच है कि हम लोग बॉस को हराने वाले हैं। यर्निल उससे ये कहती है कि मैंने कहने का ये मतलब है कि क्या सच में इसे पहनने से तुम्हें हेल्प मिलेगी। एबल ने उस कैटरपिलर के अंडे को पहन रखा था और वो उसे एक पालतू जानवर की तरह बांध रखा था। वो आगे ये कहता है कि ऑफ कोर्स जो ब्लैक हॉर्नेट के अंडे होते हैं वो काफी टफ होते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही मैं तो ये बताना भूल ही गया कि वो लोग उस क्रिस्टल वाले पानी को भी यहाँ पर से ले जा रहे थे। वहीं पर वो लोग इसी के साथ ही अंदर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर सामने की तरफ बाइक ओटैक के शरीर के अंदर इस डंजन का मास्टर मौजूद होता है। एबल उससे ये कहता है कि चलो आओ हमारे ऊपर हमला करो। ये सुनकर ये बंदा हंसते हुए ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है और इसी के साथ ही वो काफी तेजी से अपने जगह से गायब होते हुए एबल के पीछे आ चुका था और वो अपने देगर के जरिए एबल के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी एबल का हावर ग्लास एबिलिटी जाग जाता है। उसके बाद ही एबल को ये पता चलता है कि जो ये बाइक ओटैक है वो उसके पीछे मौजूद है और वो काफी ज्यादा फास्ट था। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने इसके बारे में पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, इसलिए मैंने पहले ही अपने वांद को पीछे की तरफ कर लिया था। उसका वांद सीधा बाइक ओटैक के सर पर होता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं सबसे पहले लाइटनिंग शॉक का इस्तेमाल करूंगा। वहीं पर वो आगे यर्निल को ये कमांड देता है कि जब ये बंदा शॉक के जरिए कोलैप्स करेगा तो उसके ऊपर वाटर डाल
देना। वहीं पर इसी के साथ ही एबल अपने स्किल के ऑफ होने के बाद लाइटनिंग अटैक से बाइक ओटैक के ऊपर अटैक करता है। इसकी वजह से बाइक ओटैक पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं पर कमांड मिलने की वजह से यर्निल फौरन से इस पानी को बाइक ओटैक के ऊपर मार देती है। ये देखकर बाइक ओटैक काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए एबल उसके ऊपर आइस स्पाइक से अटैक करता है, लेकिन जो बाइक ओटैक होता है वो शैडो लीप का इस्तेमाल करता हुआ उसके अटैक को डॉज करता हुआ दूर की तरफ चला जाता है। ये देखकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि वो तो काफी चालाक है। वहीं पर वो इसी के साथ ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जो ओर्क का बैरल था उसे उस बाइक ओटैक की तरफ भेज देता है और वो यर्निल के जरिए उसके ऊपर एरो से शूट करवाता है, जिस कारण से जो पानी का ढेर था वो सीधा बाइक ओटैक की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एबल उसके ऊपर आइस स्पाइक से अटैक करता है। वहीं पर इस कारण से जितनी भी जगहों में जमीन में पानी फैले हुए थे वो बर्फ बन जाती है और उसके ऊपर बाइक ओटैक होता है और वो इस कारण से काफी गुस्सा हो जाता है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो पूरी की पूरी जमीन है वो बर्फ बन चुकी है, अब तुम्हारा अगला मूव क्या है? क्या तुम अब वॉल के ऊपर चलने वाले हो? वहीं पर एबल ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक अटैक उड़ता है, वो आकर सीधा उसके अंडे के सेल के ऊपर लगता है और उसका सेल टूट जाता है। इस प्रेशर की वजह से एबल हल्का पीछे चला जाता है। ये देखकर यर्निल उससे ये पूछती कि क्या तुम ठीक हो? एबल ने ये कहा कि मैं ठीक हूँ, जो ये एक सेल था उसने मुझे इंजरी से बचा लिया। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसने मेरे ऊपर मैजिक थ्रोइंग डेगर का इस्तेमाल किया था। ये काफी अच्छा था कि मैं उससे काफी दूर था, वरना मैं खत्म हो जाता। तभी जो बाइक ओटैक होता है वो फिर से अपने डेगर को वापस बुलाकर गायब हो जाता है। ये देखकर एबल यर्निल को उसकी पोजीशन को खोजने के लिए बोलती है। वहीं पर आवाज को सुनकर यर्निल उसकी पोजीशन को खोजते हुए सीधा उसके ऊपर एरो से शूट करती है। वहीं पर अचानक से अपने सामने इस एरो को देखकर बाइक ओटैक काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने डेगर के चलते उसके अटैक को डिफ्लेक्ट तो कर लेता है, लेकिन जो उसकी इनविजिबिलिटी की जो एबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है। इसलिए जो ये बंदा होता है वो ग्रेनेड को निकालते हुए इनके ऊपर अटैक करने वाला था। ये देखकर एबल तो पहले काफी परेशान होता है, क्योंकि उसकी हावर ग्लास एबिलिटी को कूल डाउन होने के लिए 15 सेकेंड्स चाहिए थे। लेकिन तभी वो स्माइल करते हुए ये कहता है कि मैं तो इसी मौके का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था, और वो इसी के साथ ही आइस स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक हॉर्नेट के बच्चे को मार देता है। और उसने आगे ये कहा कि मैंने इसी मौके का फायदा उठाते हुए लेवल अप किया था। वहीं पर वो इसी के साथ ही अपने स्पेशल एबिलिटी मोमेंटम ऑफ स्लोटर को एक्टिवेट करता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो उसकी हावर ग्लास की जो कूल डाउन टाइम थी वो अपने आप रिसेट हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाती है। वहीं पर एबल इसके बारे में बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मोमेंटम ऑफ स्लोटर का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक हॉर्नेट के बच्चे को मारते हुए 2 एक्शन पॉइंट को जमा कर लिया था, लेकिन इस कारण से उसकी जो एक्टिवेशन की कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब मैं इसका इस्तेमाल करते हुए किसी बंदे को हराऊंगा तो मुझे कुछ टाइम के लिए हावर ग्लास एबिलिटी मिल जाएगी, वो भी 2 एक्शन पॉइंट के साथ। लेकिन इसकी एक बुरी बात है कि मैं उसे सिर्फ मैनुअली ओपन कर सकता हूँ और एक बैटल के अंदर सिर्फ एक ही बार। वो आगे ये कहता है कि और मैंने इसी की वजह से इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आया हुआ था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो बंदा वो 10 मीटर मुझसे दूर है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं पर वो इसी के साथ सही मौके का फायदा उठाते हुए लाइटनिंग शॉक का इस्तेमाल करते हुए बाइक ओटैक के बम के ऊपर अटैक करता है। वहीं पर इसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर एबल काफी खुश हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो काफी अच्छा है कि ये काम कर गया है। भी एबल आगे यर्निल से ये पूछता है कि आखिर जो बाइक ओटैक है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। इस पर यर्निल उसे सामने की तरफ इशारा करती है। ये सुनते के साथ ही एबल सामने की तरफ आइस स्पाइक से अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर बाइक ओटैक के ऊपर जाकर लगती है और वो इस कारण से काफी जख्मी हो जाता है। तभी एबल आगे यर्निल को शूट करने के लिए कहता है। यह सुनकर यर्निल अपने पॉइजनस एरो का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस बंदे के छाती के ऊपर
अटैक कर देती है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जबकि उसके ऊपर पॉइजनस अटैक हो चुका है तो अब वो इस जगह पर नहीं बचने वाला है। जो हमारा प्लान अगर वो काम कर जाता है तो वो धीरे धीरे मारा जाएगा, क्योंकि उस पॉइजनस गैस के सामने रहने से हर एक सेकेंड में 20 डैमेज होता है और ये 20 सेकेंड्स के लिए डैमेज देता है। भले मैं उसकी एचपी को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये चीज जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ जो ब्लैक ओटेक जहाँ पर मौजूद था वो चमक रही थी। ये देखकर एबल ने आके अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी बुरा है, इसलिए मुझे अपने लक के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं पर वो यर्निल को प्लान बी का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इस बार यर्निल इसके लिए मान जाती है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने ये होप किया था कि जो ये चीज है वह ऐसा नहीं हो। यहाँ पर लेबरनाथ के अंदर जितने भी पोजेस द एडवेंचर्स होते हैं उन्हें खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो इस जगह पर अपने एडवेंचर के एरा वाले स्पेशल एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से वो पहले से भी काफी पावरफुल हो चुके होते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने इसके लिए प्लान बी को भी बना रखा था। वहीं पर पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल ने यर्निल को ये कहा था कि शुरुआत में सिर्फ हम लोग एक ही पॉइजन एरो का इस्तेमाल करेंगे। यर्निल ने ये कहा कि 2 एरो का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना। एबल ने ये कहा कि उसने इस जगह पर ब्लैक हॉर्नेट का भी सामना किया था, वो भी अकेले, और यही चीज मुझे परेशान कर रही है। और ऊपर जो ब्लैक हॉर्नेट होती है वो पॉइजन का इस्तेमाल करती है और वो काफी फास्ट होती है, इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि उसके ऊपर पॉइजन से अटैक नहीं हुआ होगा। और जबकि वो सरवाइव कर पाया है तो मुझे ये लगता है कि उसके पास पॉइजन को क्योर करने की भी एबिलिटी मौजूद होगी। इस पर यर्निल उससे ये पूछती तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि बाइक ओटेक पॉइजन को क्योर कर सकता है। एबल ने ये कहा कि वो एक मेज नहीं है, इसलिए वो ज्यादा दफा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर वो किस तरीके से पॉइजन को अपने शरीर से हटाता होगा। यर्निल ने ये कहा कि अगर जो हमारा पॉइजन है वो उसके ऊपर काम नहीं आया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे ना। एबल ने इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि तब हम लोग इस जगह पर प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ये बताया जाता है कि जो बाइक ओटेक है वो एड्रेनलिन सर्च का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि फौरन से इस्तेमाल करते के साथ उसके 50 एचपी को रिस्टोर कर देती है और उसके ऊपर जितने भी नेगेटिव स्टेटस के इफेक्ट लगे हुए वो हट जाएगी। वहीं पर इसी की वजह से बाइक ओटेक ने पॉइजन को सह लिया होता है। तभी बाइक ओटेक कॉशियस स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से एबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। ये देखकर एबल काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी स्किल अभी तक कूल डाउन नहीं हुई होती है। ये देखकर यर्निल सामने की तरफ एरो को करते हुए ये कहते कि क्या मुझे शूट करना चाहिए। एबल ने उसे रुकने के लिए कहा। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसने अभी मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो पक्का इसे डॉज कर लेगा। जबकि हम लोग प्लान बी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उससे और यर्निल की काफी दूरी बनानी पड़ेगी, इसलिए वो इस जगह पर सामने की तरफ चला जाता है और वो इस आइस के ऊपर स्क्रॉल करता हुआ बाइक ओटेक के पर लाइटनिंग शॉक से अटैक करता है। लेकिन जो बाइक ओटेक होता है वो उसके लाइटनिंग शॉक को डॉज करता हुआ काफी तेजी से एबल के पास जाकर उसके एक हाथ को पकड़कर उससे मोड़कर उसके हाथ से एक वांद को गिरा देता है। इस कारण से एबल एक जोरदार चीख मारता है। तभी जो बाइक ओटेक होता है वो एबल को जमीन में लगाते हुए उसके ऊपर अपने डेगर से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एबल यर्निल को आवाज लगाता है। यह सुनकर बाइक ओटेक गुस्से से यर्निल की तरफ देखता है और वो फौरन से उसके एरो के अटैक करने से पहले ही काफी तेजी से एबल को उड़ाता हुआ दूर चट्टान के ऊपर लेकर चला जाता है और वो अपने डेगर से एबल के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर यर्निल उसके लिए काफी परेशान हो जाती है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी हर्ट कर रहा है। तभी वो इस जगह पर वर्तानेन के दिए हुए पोषण को पीते हुए अपने आप को हील करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी बाइक ओटेक उसके पाउच से वर्तानेन की एक पोषण को निकालकर अपने आप भी पीने लगता है। ये देखकर एबल गुस्सा
होते हुए उससे ये कहता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, आखिर तुम पॉकेट चोरी कैसे कर सकते हो। वहीं पर पोशन को पीने के बाद बाइकोटेक फिर से एबल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी एबल ने अपनी हावर क्लास एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उससे ये कहा कि तुम काफी लेट हो चुके हो, तुमने फाइनली मेरे इशारे को चुकते हुए मेरे प्लान बी को आसान कर दिया और मैंने इसी चीज को प्लान बी के लिए तैयार किया था। वो पोशन को पीता हुआ ये कहता है कि मैं पोशन को पी को सरवाइव तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या, और जो ये देगर वो मुझे मारने के लिए काफी नहीं होगा। और उसने अपने 2 एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए एक स्क्रॉल को अपने सामने लाते हुए उसे इस्तेमाल कर लिया। वहीं पर इसकी वजह से उसके पास सिर्फ एक ही एक्शन पॉइंट बची हुई थी। वहीं पर वो आगे यर्निल को ये कमांड देता है कि वो इस बंदे को शूट कर दे, क्योंकि अब उसे बाय करने का वक्त आ चुका है। वहीं पर इसी के साथ उसकी हावर क्लास एबिलिटी बंद हो जाती है और जो बाइकोटेक होता है वो अपने डेगर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एबल ने जबकि उस स्क्रॉल का इस्तेमाल कर लिया होता है तो उसके सामने शील्ड अपीयर होते हुए एबल को बचा लेती है। ये देखकर बाइकोटेक काफी हैरान हो जाता है। तभी एबल बाइकोटेक को उसके गले से पकड़कर अपने साथ लगा लेता है और उसने उससे ये कहा कि मैंने मैजिक आर्मर का इस्तेमाल किया था, अब तुम नहीं बचने वाले हो। वहीं पर मैजिक आर्मर स्क्रॉल के बारे में बताया जाता है, अगर तुम 100 HP से नीचे हो तो जो ये चीज है वो तुम्हें 5 मरतबा फिजिकल डैमेज से बचाएगी। वहीं पर तभी वो आगे यर्निल को शूट करने के लिए कहता है। जो बाइकोटेक होता है वो अब एबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्मर के होने की वजह से एबल को कुछ नहीं होता है। तभी जो वो एरो होता है वो उड़ता है, वो आकर बाइकोटेक के पीछे लगता है। वहीं पर एबल उससे ये कहता है कि पॉइजन एरो से दोबारा मार खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, अब जो रियल फाइट है वो इस जगह पर शुरू होगी। वहीं पर इसी के साथ जो पॉइजनस गैस होती है वो इन दोनों को चारों तरफ फैल जाती है। वहीं पर जबकि एबल भी उस पॉइजनस गैस के अंदर मौजूद था तो यरियल उसके लिए काफी परेशान हो जाती है। वहीं पर पॉइजन गैस की वजह से बाइकोटेक की हालत काफी खराब हो जाती है और एबल की भी काफी हालात खराब हो रही थी, लेकिन वो जबकि पोशन पी रहा था तो उसके सरवाइव करने के चांसेस बचे हुए थे। लेकिन तभी जो बाइकोटेक होता है वो लास्ट अटैक करने वाला था देगर से एबल के ऊपर, और अगर ये अटैक एबल को रखती तो वो मारा जाता क्योंकि उसका शील्ड भी खत्म हो चुका था। लेकिन तभी एंड वक्त पर जो बाइकोटेक होता है वो मारा जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर पॉइजनस गैस की वजह से एबल की भी काफी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो नीचे की तरफ गिरने वाला था। तभी जो अर्निल होती है वो उसके पास आते हुए उससे ये कहती है कि तुम इस जगह पर मरना मत। वहीं पर एबल अपने घुटनों के बल बैठा हुआ यर्निल से ये कहता है कि मुझे पोशन चाहिए। इस पर यर्निल उसे पोशन पिलाते हुए ये कहती है कि हम जीत चुके हैं, इसलिए गेट से पार जाया जाए। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो मेरा ये प्लेन था वो काफी ब्रूटल था, अगर जो लास्ट अटैक वो मुझे लग जाता तो ये पोशंस भी मुझे नहीं बचा पाते। वहीं पर जो यर्निल थी वो काफी इमोशनल हो चुकी थी। वहीं पर इसी के साथ में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एग्जिट पोर्टल था वो खुल चुका था और एबल को भी अभी हल्का फुल्का अच्छा लग रहा था। वो आगे ये कहता है कि यर्निल जो तुम्हारा आखिरी अटैक था वो काफी अच्छा था। यर्निल आगे ये कहती है कि इन चट्टानों की वजह से मुझे ये लग रहा था कि वो अटैक लगेगा या फिर नहीं, इसलिए मैं काफी घबराई हुई थी। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि और इसी वजह से बाइकोटेक ने शैडो स्टेप का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये चीज इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने यर्निल के बदले उसके लिए एक स्पेशल एबिलिटी कर्व द वॉले को चूज करके रखा हुआ था। इस कारण से अगर जो एनिमी की लोकेशन है वो उससे पता है तो जो यरियल है वो आराम से उसे अटैक कर सकती है। वहीं पर एबल उससे आगे ये कहता है कि मुझे ये पता था कि तुम अटैक कर पाओगे, इसलिए तुमने काफी अच्छा काम करा है। यह सुनकर यर्निल रोते हुए ये कहती है कि ये चीज मेरे लिए काफी मायने रखती है। एबल उससे ये कहता है कि और हाँ, यहाँ पर से जाने से पहले हमें एक और चीज करना पड़ेगा, हमारे अलावा 2 और लोगों के लिए आगे जाने के लिए रास्ता खाली है, इसलिए क्यों ना इन दोनों बंदों को आगे की तरफ ले
लाया जाए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फिर से बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वर्तानेन ड्रिंक करते हुए ये कहता है कि जबकि तुम लोग यहाँ पर ड्रिंक नहीं करते तो आखिर इतनी रात को तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हो? क्या तुम इस जगह पर रिसरेक्शन स्क्रॉल को चेक करने के लिए आए हुए हो? क्लोरेंस यहाँ पर आया हुआ था। वो उससे ये कहता है कि मेरे भाई की जिंदगी इस जगह पर लाइन के अंदर लगी हुई है, इसलिए मैं खुद से ये चीज देखना चाहता हूँ। वर्तानेन उससे ये कहता है कि जो तुमने स्क्रॉल को रिक्वेस्ट किया था वो आज रेडी हो जाएगी, इसलिए तुम 5 बजे के आसपास लेबरनेथ के अंदर जा सकते हो। क्लोरेंस ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो सोल प्रिजर्वेशन की जो स्पेल की टाइम लिमिट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इसलिए भले हमारे पास रिवाइवल स्क्रॉल आ जाए, लेकिन अगर हम उसे टाइम के साथ ही रेस्क्यू नहीं करते तो वो कुछ भी काम नहीं आएगी, इसलिए मुझे सारे के सारे रिस्क को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एम्मा आते हुए सभी को ये बताती है कि मुझे रिसरेक्शन स्क्रॉल मिल चुका है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जल्दी से लेबरनेथ के ऑफिस जाना होगा क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर की एग्जिट गेट है वो ओपन हो चुकी है। ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। क्लोरेंस आगे ये कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो सही में ओपन हुआ है? एम्मा हाँ में जवाब देती है। वहीं पर जिकल आगे मजाक करते हुए ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि वही बंदे होंगे अब जो द्वार्फ वो पैसे हारने वाला है। वहीं पर इसी के साथ ही में लेबरनेथ गिल्ड के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जिट गेट खुली हुई थी। यहाँ पर एक लेडी भी मौजूद थी जो कि उबासी लेते हुए ये कहती है कि इस गेट को खुले हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर कोई बाहर की तरफ क्यों नहीं आ रहा है? जबकि बकवास र्यूमर्स फैल रहे तो आखिर मुझे जागना क्यों पड़ रहा है? तभी इस जगह पर जो ये टीम्स होती है वो इस जगह पर आते हुए ये कहती है कि क्या जो गेट है वो ओपन हो चुकी है। तभी क्लोरेंस इस लेडी से ये कहता है कि हेलो प्रोफेसर। ये प्रोफेसर ये कहती है कि क्लोरेंस मुझे कुछ न्यूज सुनने को मिले था, क्या तुम एविएशन बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए आए हुए हो? क्लोरेंस ने ये कहा कि हाँ मैं यही करने के लिए आया हुआ हूँ। तभी जो ये गेट होता है वो चमकना शुरू कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से कोई आ रहा है। ये प्रोफेसर ये कहती है कि मैं ये होप करती हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारा यंगर सिबलिंग है वो आ जाए और सारी की सारी चीजें ठीक हो जाए। और वो जैसे सामने की तरफ देखती है तो सामने की तरफ से एविएशन का सड़ा हुआ फेस बाहर की तरफ निकलता है। ये देखकर वो डर जाती है। वहीं पर एविएशन को देखकर क्लोरेंस उसके पास जाता है। तभी ग्रीन गेट होती है और उसके अंदर से बाइक ओटेक बाहर की तरफ फिकाता है। उसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये प्रोफेसर भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि जो बंदे इस गेट से बाहर की तरफ आए हैं वो तो लाश है। क्या जो यहाँ पर 2 बंदों की जो पार्टी थी उसने सच में मिस्टर बाइक ओटेक को हरा दिया? तभी क्लोरेंस को उस स्टाफ की बात याद आती है जहाँ पर उसने ये बताया था कि उस डंजन के अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि बिना किसी चेंटिंग के स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर ये चीज याद करके क्लोरेंस ये कहता है कि क्या ये सीरियस है? तभी इस गेट के अंदर से यर्निल बाहर की तरफ आती है और वो सभी को ये बताती कि कैलेब भी जल्दी आने वाला है। उसे देखकर एम्मा ये कहती कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम लोग सेफ हो। वर्तानेन भी ये कहता है कि मुझे ये पता था कि तुम लोग जरूर सक्सेस हासिल करोगे। वहीं पर जो प्रोफेसर होती है वो इन्हें देखकर काफी हैरान थी। वो यर्निल से ये पूछती है कि क्या तुम म्यूजिक अकेडमी के स्लेव टीम से हो? यर्निल ने ये कहा कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर ये प्रोफेसर अपने मन के अंदर ये कहती है कि यहाँ पर माहिर से भी माहिर हंटर बाइक ओटेक का सामना नहीं कर पाते तो आखिर कैसे इतने बकवास से वेपन का इस्तेमाल करते हुए ये स्लेव्स उसे कैसे हरा सकते हैं? और वो थोड़ी दिन पहले ही मिले थे, आखिर ये कैसे हो सकता है? वहीं पर इसी के साथ थोड़ी देर के बाद एबल भी बाहर की तरफ आ जाता है। वहीं पर ये देखकर ये लोग उसकी तारीफें करते हैं कि उसने बाइक ओटेक को भी हराया और उसने एविएशन के बॉडी को भी यहाँ पर लेकर आया। वहीं पर उसे जख्मी देखकर जो वर्तानेन था वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर जो एबल होता है वो आगे प्रिंस से ये कहता है कि हमें 8000 गोल्ड कॉइन चाहिए और वो ये कहकर बेहोश होने वाला था, लेकिन यर्निल उसे गिरने से बचा लेती है। वहीं पर इसी के साथ ही में कुछ टाइम के बाद नाथानिएल टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल एक कमरे के अंदर जागता है और वो ये पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। उसके बगल में एम्मा मौजूद थी जो कि उससे ये कहती है कि तुम बाहर आते के साथ ही बेहोश हो चुके थे, तुमने सरवाइव करने के लिए बिना किसी एंटीडोट के काफी सारे हीलिंग पोशंस को पी लिया था। एबल ने ये कहा कि मुझे जिंदा रहना था। तभी वो आगे ये कहता है कि और हाँ मेरे पैसे कहाँ पर हैं?
एम्मा उसे पीछे की तरफ इशारा करते हुए ये कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वहाँ पर पैसे मौजूद हैं। जब एबल इनकी गिनती करता है तो इसमें सिर्फ 7850 ही गोल्ड होते हैं, इसलिए वो आगे ये कहता है कि बाकी के 150 गोल्ड कहाँ पर है। एम्मा ने ये कहा कि वो मेडिकल फीस में चले गए। एबल ने ये कहा कि मैंने ट्रीटमेंट के लिए नहीं पूछा था। एम्मा ये बताती कि लेकिन यर्निल ने तो ये रिक्वेस्ट किया था ना। इस पर एबल गुस्सा हो जाता है कि आखिर यर्निल इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रही है। एम्मा तभी उससे ये कहती है कि तो क्या तुम म्यूजिक एकेडमी के अंदर जाकर अपने फ्रीडम को हासिल करने वाले हो। एबल ने ये कहा कि हाँ, लेकिन आखिर जो एविएशन और बाइक अटैक का क्या हुआ। एम्मा ने ये कहा कि जो एविएशन है वो रिवाइवल चेम्बर के अंदर मौजूद है, वो जल्दी ही रिसरेक्ट होने वाला है, लेकिन जो बाइक अटैक की शरीर है उसे मोर्ज के अंदर भेज दिया गया है। एबल ने ये पूछा कि क्या बाइक अटैक को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। एम्मा ने ये कहा कि नहीं, उसके ऊपर सोल प्रिजर्वेशन को कास्ट नहीं किया गया था, इसलिए उसे रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। वहीं पर यह बताया जाता है कि जो सोल प्रिजर्वेशन होती है वो मरने वाले बंदे की सोल को उसके शरीर के साथ बांध कर रखती है और वो 1 हफ्ते तक काम करती है और उसी टाइम लिमिट के अंदर उसे रिवाइव करने के लिए वापस लाया जा सकता है। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि लेकिन जो बाइक अटैक का जो केस है उसके अंदर एक लूप होल मौजूद है, क्योंकि जो लेबरनाथ का मास्टर है उसने एक किमची वाले जार के अंदर उसके सोल को पकड़ कर रखा हुआ है, जो कि सोल सेंचुरी के अंदर मौजूद है। अगर हम उसे हासिल कर लेते तो हम उसे रिवाइव कर सकते हैं। ये लोग इस चीज को इम्पॉसिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस टेक्निक के बारे में पता नहीं है, और मुझे ये चीज उस दफा पता चली थी जब मैं गॉड ऑफ स्ट्रेटजी के डिफिकल्टी लेवल पर खेल रहा था। वहीं पर कुछ टाइम के बाद एबल जाता हुआ ये कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। वहीं पर इसी के साथ में म्यूजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एबल की मुलाकात यर्निल के साथ होती है। यर्निल उससे ये पूछती कि क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। एबल ने हाँ में जवाब दिया। एबल ने आगे पैसे दिखाते हुए ये कहा कि चलो अपनी आजादी को खरीदते हैं। ये देखकर यर्निल खुश होते हुए ये कहते कि क्या सच्ची। वहीं पर इसी के साथ कैलकुलेशन वाले इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि यर्निल को आजाद नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर यर्निल काफी हैरान हो जाती है। एबल आगे ये कहता है कि लेकिन हमारे पास तो इनफ पैसे है ना। ये बंदा आगे ये बताता है कि जो आजादी की कॉस्ट है वो 3000 गोल्ड है, लेकिन जो यर्निल की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2 गोल्ड की है, इसलिए यर्निल को आजाद नहीं किया जा सकता है। ये सुनते के साथ ही यर्निल के ऊपर तो तूफान ही गिर चुकी थी। वहीं पर एबल उस बंदे से आगे ये कहता है कि आखिर आप किस बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बंदा ये कहता है कि तुम्हें ये चीज दिखाना ही ज्यादा आसान रहेगा। हम लोग इस जगह पर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आखिर किसने किस तरीके से किसकी हेल्प करी थी। अगर हम लोग वर्तानेन की पार्टी की बातों के बारे में सुनो तो उनके हिसाब से तुमने 27,848 गोल्ड के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन यर्निल ने सिर्फ 2 गोल्ड के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है। ये देखकर एबल हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये टेक्निक है वो गेम के अंदर नहीं था। वहीं पर वो आगे उनसे ये कहता है कि लेकिन जो यर्निल की कंट्रीब्यूशन है वो अभी काफी कम है। यहाँ पर यर्निल ने ऐसे वेपन्स को क्राफ्ट किया था जिसके जरिए हम लोग बाइक अटैक को हराने में कामयाबी कर पाए। इस पर ये बंदा ये पूछता है कि आखिर ये कैसे तुम्हारी हेल्प करी थी। एबल ने ये कहा कि अगर जो यर्निल है अगर वो सही तरीके से उस पॉइजनस एरो का इस्तेमाल नहीं करते तो हम लोग कभी भी नहीं जीत पाते। वहीं पर इस कारण से यर्निल काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो ये बंदा होता है वो फिर से कैलकुलेट करता है और वो आगे ये कहता है कि चलो इस चीज को फिर से चेक किया जाए और इस चीज के लिए मैं लाइट डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। और उसने ये कहकर इन दोनों बंदों के ऊपर लाइट डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर दिया, जिस कारण से अब वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो आगे ये कहता है कि चलो फिर से तुम्हारे एडवेंचर के कंट्रीब्यूशन को फिर से रिकाउंट किया जाए। चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बैग के अंदर कितने सारे सामान है वो मुझे दिखाओ। वहीं पर एबल अपने सारे के सारे लूट के सामान को दिखाता है, जिसके अंदर 14,600 गोल्ड के बराबर आइटम्स थे और इसके अंदर 4 पार्टी मेंबर्स ने हेल्प करी थी। लेकिन जो वर्निल्स का जो शेयर है वो इसके अंदर सिर्फ 20% ही है, यानी यर्निल का 2,925 गोल्ड आया है और एबल का 19,528 गोल्ड। ये बंदा ये कहता है कि लेकिन फिर भी जो इसकी गोल्ड है वो काफी
काफी कम आई है। इस पर एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि हमने काफी हेल्प करी थी, लेकिन हमारे पास इतना ही कम गोल्ड कॉइन आया है। ये बंदा आगे ये कहता है कि अर्निल क्या तुम डिसअपॉइंट हो? जो एवरेज स्लेव होता है वो सिर्फ 500 गोल्ड ही कमा पाता है और जो उनकी सर्वाइवल रेट होती है वो सिर्फ 10% की होती है। ये सुनकर अर्निल काफी घबरा जाती है। ये बंदा आगे ये कहता है कि और तुम इस जगह पर जिंदा हो और यही चीज तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है और तुमने इस जगह पर सिर्फ एबल के बातों को मानते हुए आगे की तरफ चढ़ाई करे। अगर सच बताओ तो तुमने इस जगह पर पॉइजन एरोस को इसलिए फायर किया क्योंकि एबल ने तुम्हें ये ऑर्डर दिया था। तो चलो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता सकती हो। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से अर्निल काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। ये सुनकर एबल काफी परेशान हो जाता है। तभी ये बंदा आगे ये कहता है कि एबल मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इस जगह पर चैरिटी करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं कि क्रिमिनल्स को लेबर नेट के अंदर इसलिए भेजा जाता है ताकि उन्हें पनिश किया जा सके। इस पर वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। तभी ये बंदा एबल से ये पूछता है कि क्या तुम अपने गोल्ड कॉइन के जरिए अपने आप को आजाद करना चाहते हो? ये सुनकर एबल इसके लिए मान गया और इसी के साथ उसे आजाद कर दिया जाता है और उसके 9528 गोल्ड में से 3000 गोल्ड को माइनस कर लिया जाता है। ये बंदा आगे ये कहता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे आजादी के लिए। लेकिन तभी इस कमरे के अंदर दो बंदे आते हैं और वो इससे हमारे अर्निल को स्लेव क्वार्टर्स के अंदर ले जाना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर वो चेक करने वाला बंदा आगे ये कहता है कि ये बोझ का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए इसे एडवेंचरस गिल्ड के अंदर भेज दो। वहीं पर एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं तुम्हें खोजता हुआ आऊंगा। तभी ये बंदा आगे एबल से ये कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम म्यूजिक एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो? अगर तुम हमारे म्यूजिक के अंदर आते हो तो हम तुम्हारी काफी हेल्प करेंगे। और वो अपना हाथ एबल के सामने करता है। एबल अपने मन के अंदर ये कहता है कि जैसे ही मैं आजाद हुआ जो उसकी एटीट्यूड है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। वहीं पर वो आगे ये पूछता है कि अगर मैं इनरोल होता हूँ तो आखिर मुझे क्या मिलेगा? ये बंदा ये कहता है कि जो तुम्हारी टैलेंट है वो काफी अच्छी है। तभी इस जगह पर दो बंदे आ जाते हैं जिसमें से एक बंदा आगे ये कहता है कि जेकब क्या ये वही बंदा जिसके बारे में सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि वो एक जीनियस है? वहीं पर उसे देखकर ये बंदा आगे ये कहता है कि प्रोफेसर मेलडीनी आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर ये प्रोफेसर मेलडीनी ये कहता है कि क्या यहाँ पर एक ऐसा जीनियस है जो कि बिना किसी चेंटिंग के कास्ट कर सकता है? मैं उसे खुद से देखना चाहता हूँ। इस पर एबल उसके पास जाकर ये कहता है कि हेलो मैं एबल हूँ। प्रोफेसर मेलडीनी उससे ये कहता है कि मुझे तुम्हारी आंख काफी पसंद आई, मैं तुम्हारा एनरोलमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। जबकि तुमने आजादी को पाली है तो अब मुझे ये जवाब दो कि आखिर एक मेज का असली मकसद क्या होता है? एबल ये कहता है कि अपने स्पेल्स को डेवलप करना और मॉन्स्टर्स को मारना। प्रोफेसर मेलडीनी ये कहते हैं कि गलत है, हमारा ये मकसद होता है कि जो दूसरी दुनिया से ट्रांसमिग्रेटर्स आए हुए हैं उन्हें एलिमिनेट करना। ये सुनते के साथ ही एबल काफी हैरान हो जाता है। प्रोफेसर मेलडीनी आगे ये बताते हैं कि अचानक से हमारे इस दुनिया के अंदर डंजन से अपीयर हो गए और वो तबाही मचाना शुरू हो गए। हमने सालों लगा दिए इसका कारण पता लगाने के लिए और मॉन्स्टर्स के चाल चलन को अच्छे तरीके से पता लगाने के बाद हमें ये पता चला कि आखिर इसका आने का कारण कौन है और इसका कारण है ट्रांसमिग्रेटर्स जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं। हमें यह पता चला है कि अगर जो ट्रांसमिग्रेटर्स हैं वो 2 हफ्तों के लिए लेबर नेट से दूर रहते हैं तो वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए हमें इस जगह पर शांति के लिए उन्हें मारना पड़ेगा। एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि आजाद होने के बाद भी मेरे लिए शांति नहीं है। तभी ये बंदा आगे ये कहता है कि रिकॉर्ड्स के माने तो तुम विंडम की एक एडवेंचर थे, तुमने इस जगह पर अपने एक साथी को मार दिया था, इसलिए तुम यहाँ पर स्लेव बनकर आए हुए थे। तुमने ये क्लेम किया था कि वो एक ट्रांसमिग्रेटर थी। ये सुनकर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि क्या वो थी? तभी प्रोफेसर मेलडीनी आगे ये कहते हैं कि तुम मेरे ट्रांसमिग्रेटर हंटर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जबकि तुम उनमें से नहीं हो। तो एबल कुछ देर के लिए खामोश रहता है। ये बंदा आगे ये कहता है कि क्या तुमने अपने दांत को चबा लिया है? एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर मैंने एक गलत जवाब दिया तो मैं मारा जाऊंगा क्योंकि मेरे नीचे अभी लाई डिटेक्शन म्यूजिक चालू है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।